जय हिंद दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री का शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। देखो, केमिकल रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि जब आप केमिस्ट्री का किताब खोलते हो तो आपको क्या देखने मिलता है? रिएक्शंस रिएक्शंस रिएक्शंस। ये बैलेंस कर दिया, यहाँ 2 3 क्यों लिख दिया, प्रोडक्ट्स 2 हैं पर फाइनल प्रोडक्ट में 3 क्यों हैं? तो ये सब जब अपन देखते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है कि यार ये H2 मिलके H2O कैसे बना, H2 + O2 मिलके H2O कैसे बना। खैर, जो अपने पुराने लेक्चर्स रहे हैं उनमें सब मैं बता चुका हूँ आपको भी पता है कि हाँ ये सब बता चुके हैं सर कि H2O2 मिलके H2O कैसे बन गया है, H2O को H2O ही क्यों लिखते हैं ये भी बता चुका हूँ मैं कि H2O क्यों लिखते हैं। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि H2O जब हम ये चीज लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है? मैंने बताया था H यहाँ लिखते हैं, O यहाँ लिखो, सबकी वैलेंसी याद करो। H की वैलेंसी क्या थी? +1, O की वैलेंसी क्या थी? -2। क्रिस क्रॉस क्या हो जाएगा? 2 यहाँ चला जाएगा H2 और O के पास 1 आ जाएगा तो 1 लिखते नहीं है, बस H2O। राइट, ये सब मैं बता चुका था। अगर नहीं बताया तो एक बार आप देख लो। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द वैलेंसीज। अगर आपको वैलेंसीज याद हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से याद हैं, तो आप दिस इज इजी फॉर यू, दिस इज ब्रेड एंड बटर फॉर यू, राइट। तो ये सब आज अपन देखेंगे पूरी क्लास में कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से रिएक्शंस का नाम क्या होता है। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते होंगे? खुद सोचो, दो चीजों को कंबाइन करके कुछ मिला होगा इसलिए उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही आज अपन सारी रिएक्शंस देखेंगे, सबके टाइप्स देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर देखेंगे, कलर्स, जो कि आपको फैक्चुअल बेस पे याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं? पूछ लेते हैं कि फेरस सल्फेट का कलर बताओ, ठीक है। कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे आपसे। तो ऐसे ना कलर्स यू हैव टू रिमेंबर कि अगर KMnO4 का ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर वो पहले किसी चीज से रिएक्ट, थोड़ा सा इशू आ गया था बट इट्स नाउ ऑल राइट। अब देखो मैं क्या कह रहा था आपसे कि H2O अपन को पता है, मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ कि यार अपन रिएक्शन कैसे लिखते हैं, अपन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो अगर कुछ अंतर आ रहा है कि यहाँ बस 2 कैसे हैं, यहाँ 3 कैसे हैं, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि आप नॉर्मली किताबों में देखते हो, जो कि आप नॉर्मली वीडियोज़ में देखते हो, जो कि आप नॉर्मली क्वेश्चंस में देखते हो। तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन पहले है, कौन सा रिएक्शन, ये क्या है रिएक्शन, ऐसे कैसे हो गया। तो आज और दूसरी बात अपन मैंने आपको बताया था कि अपन कलर्स के बारे में देखने वाले हैं, राइट, कि कौन सा कलर का कंपाउंड हो जाता है अगर कोई रिएक्शन कैरी ऑन होता है तो, ठीक है। वो सब आज अपन देखेंगे। और रिएक्शंस के बाद हाँ, तो ये मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक रेंसिडिटी टॉपिक भी आएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि PYQs आए हैं इसमें, ठीक है, पूछा गया है आपसे। तो ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। शुरू करते हैं अपन, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशंस को बैलेंस करना ही सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, केमिकल इक्वेशन आपको वहां बैलेंस करने तो नहीं आएगी, वहां तो नहीं पूछेंगे कि यार ये लिख दिया मैंने कि यार H2 + O2 = H2O, चलो इसको बैलेंस करो, ऐसा तो पूछ नहीं लेगा कोई आपसे वहां पे, है ना। आपको MCQ में क्या आ सकता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लगे कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनाने में इन अ रिएक्शन ऑफ दिस, ऐसा जरूर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है हर क्वेश्चन के लिए। और जब भी आप रिएक्शन लिखते हो ना तो आपको एक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन जो कि बेसिक चीज है वो आनी चाहिए। साइंस वाले स्टूडेंट्स को आई गेस आती होगी, बट स्टिल वो जो मेथडोलॉजी है, एक मैं आपको बताऊंगा कि भाई पूरा फॉर्मूले के साथ अपन कैसे कर सकते हैं, और एक मैं आपको मेथड बताऊंगा कि अपन इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। क्योंकि CSET जो रहता है, एक रीजनिंग पार्ट जो एप्टीट्यूड पार्ट रहता है, उसमें आपका ब्रेन शार्प वर्क करेगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे यही वाला देख लेते हैं, अच्छे से लिख देते हैं इसको। चलो इसको ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? H2 + O2 = H2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप पहले एक और बेसिक चीज समझ लो, जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो क्या कहलाएगा आपका? रिएक्टेंट्स। वो क्या कहलाएंगे? ये आपके क्या है? रिएक्टेंट्स। क्या है ये?
ये क्या हो गए आपके रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। ये क्या हो गए आपके रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं। और इस साइड आपका क्या है, ये क्या है, एरो के राइट हैंड साइड क्या बनेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट समझ में आया। एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रिएक्टेंट्स है, एरो के राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। रिएक्टेंट भी दो से ज्यादा, एक, कितने भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट भी एक, दो, तीन, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है फाइनल प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक है। जो सबसे पहले लिखोगे आप एरो के साइड वो रहेगा आपका क्या, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जो सेकेंडरी बनेगा, जो दूसरी चीज बनेगी, वो आप क्या में लिखोगे, अपने सेकेंडरी प्रोडक्ट में। आई बात समझ में, आ रही है इतनी बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल देख लो, PbO प्लस H2। PbO क्या है, लेड ऑक्साइड। Pb मतलब लेड, लेड ऑक्साइड प्लस H2 क्या हो गया, Pb प्लस H2O बन गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, PbO प्लस H2O, Pb प्लस H2O, इसमें से प्रोडक्ट कौन सा है, जो प्रोडक्ट कौन सा है जो राइट हैंड साइड लिखा है, तो क्या हो गया प्रोडक्ट, Pb और H2O। रिएक्टेंट क्या हो गया अपना, PbO प्लस H2। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब देखते हैं अपन मेन प्रोडक्ट, ठीक है। एक होता है बाय प्रोडक्ट, एक होता है मेन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। देखो फाइनल प्रोडक्ट का अपना मेन रिएक्टेंट देख लेते हैं। मेन रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, PbO। मेन रिएक्टेंट क्या है आपका, PbO, ठीक है। और सेकेंडरी रिएक्टेंट क्या है आपका, H2, ठीक है। यहां पर मेन प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट का मेन प्रोडक्ट क्या है, Pb। बाय प्रोडक्ट क्या है, H2। बाय मतलब ऐसा वाला, B बाय E वाला नहीं, ये होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या है आपका, H2। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, एक बाय प्रोडक्ट होता है, और इसी फाइनल प्रोडक्ट को ही प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको ही, प्राइमरी प्रोडक्ट। आई इतनी बात समझ में अपन को, इतनी बात आ गई समझ में अपन को, क्या कि एक, दो, तीन, कितने भी रिएक्टेंट्स मिलके कितने भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। एक एग्जांपल देता हूं जहां पे एक ही रिएक्टेंट होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसा दे देता हूं जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अभी इसको डिटेल में देखेंगे क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पूरा ही लिख देता हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, FeSO4 जो होता है वो डिकम्पोज होता है Fe2O3 प्लस SO2 में। तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर रिएक्टेंट से कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, रिएक्टेंट से कुछ मिला तो नहीं, कोई और रिएक्टेंट नहीं मिला ना, एक ही रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट्स बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। एक कौन सा प्रोडक्ट था, एक मेन प्रोडक्ट था और एक बाय प्रोडक्ट था। आई इतनी बात समझ में, आ गई, आ रही इतनी बात समझ में। चलो अब अपन देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को। तो सबसे पहली वाली उस पे चलते हैं, रिएक्शन पे कौन सी लिखी थी, H2 प्लस O2 क्या बना रही थी, H2, ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूं इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले अपन इनके आगे लिख लेंगे ABC। क्या लिख लेंगे, ABC लिख लिया अपन ने, क्या लिख लिया, ABC, ठीक है। अब अपन को देखना है कि क्या क्या एलिमेंट्स है इस पूरी रिएक्शन में, कितने एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है। सबसे पहला एलिमेंट है H, देखो। दूसरा एलिमेंट है O, यहां भी H और O है, तो यही लिखा, यही है, H और O है, कोई अलग चीज तो नहीं है, अलग एलिमेंट तो नहीं है, नहीं है सर, HO है, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे H कितने हैं, तो रिएक्टेंट और फाइनल मिला के H कितने हैं देखेंगे। कैसे देखेंगे, यहां पे H कितने हैं, यहां पे बताओ H कितने हैं, ये दो हैं और A है, A आगे लिखा है, तो कितना हो गया टोटल, 2A। कितना हो गया, 2A। टोटल कितना हो गया, 2A। आ रही है मेरी बात समझ में, कितना हो गया टोटल, 2A हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू, और यहां H तो है नहीं, नहीं है सर, तो इज इक्वल्स टू, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट में जाएंगे, यहां पे देखेंगे कितने हैं, 2C। H कितने हैं, 2 है और C है आगे, तो 2C। आ रही है ये बात, मैंने कैसे लिख दिया यहां पे, ये कैसे लिख दिया,
कैसे लिख दिया, H की अमाउंट लिखनी है अपन के पास, ठीक है, H की अमाउंट लिख। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं कहता कि यहाँ H है और यहाँ 4 लिख देता और यहाँ 2 लिख देता, तो H टोटल कितने होते, 4 इंटू 2 8 होते ना। H कितने होते, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बता रहा हूं मैं कि H2 के, ये H2 का मॉलिक्यूल है एक, ये H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2 के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 4 होंगे। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट अगर करूं मैं 4H2 को, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे करूंगा कि भाई जो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। आ रही है बात समझ में। अगर मैं कहीं भी 4H2 लिख रहा हूं तो H2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 4 होंगे। अगर मैं कह रहा हूं मैंने कह दिया आपसे कि O2 कितने हैं, मैंने कह दिया 3 है, 3 है O2। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, OO के मॉलिक्यूल, ये 2 हो गए, 2 O2, कितने हैं OO के मॉलिक्यूल, 3 होंगे। तो टोटल ऑक्सीजन कितना होगा, यहां पे टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6। देखो 1 2 3 4 5 6। O2 नहीं पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन पूछ रहा हूं, कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 6। यहां पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे अपन लिखते हैं, जो मैंने यहां लिखा ना 2A, ऐसे लिखा है 2A मल्टीप्लाई हुआ ना 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई हुआ, कितना होता है 2 इंटू 4 8। वही मैंने यहां किया 2A, यहां क्या किया 2C। आई बात समझ में इतनी। चलो अपन बता देते हैं। चलो क्या लिखा मैंने, 2A इज इक्वल टू 2C लिख दिया, ठीक है सर। अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहां कितना होगा 2B, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां कितना है ऑक्सीजन, O के नीचे कुछ है क्या, 1 है ना, कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब 1 है, तो 1C, या तो C लिख दो बस, 1 को मल्टीप्लाई करोगे C के साथ क्या आएगा, C, ठीक है सर, इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है अपन को, इसके बाद अपन देखेंगे कि कौन सा वाला, ये जो अपन ने ये लिए थे ना A B C, ये सब जो लिए थे ना अपन ने, कौन सा वाला A B C में से सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है इधर, ठीक है सर। देख लेते हैं, यहां A एक ही बार प्रेजेंट है, सारे में देखो A कितनी बार, एक ही बार प्रेजेंट है, ठीक है। C एक यहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है, तो C 2 बार प्रेजेंट है, ठीक है सर। फिर B भी एक ही बार प्रेजेंट है, तो जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो, क्या, C इज प्रेजेंट मोर, ठीक है। C क्या है, ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है, C यहां ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, हेंस लेट C इज इक्वल्स टू 1। क्या मान लिया अपन ने, C को मान लिया 1, जो भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या मान लिया अपन ने, 1 मान लिया, ठीक है सर, 1 मान लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा उसकी वजह से, A देखते हैं, 2A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, C को 1 माना है अपन ने, ठीक है सर। A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, A इज इक्वल्स टू 1, A इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां कर लेते हैं, 2B इज इक्वल्स टू 1, तो B इज इक्वल्स टू 1/2। A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू अपन ने मानी थी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इन्हीं इक्वेशंस को यहां रख देना है बस, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू रख देनी है इस इक्वेशन में, ठीक है, रख देते हैं सर। A की वैल्यू क्या थी, 1, यहां रख दिया, क्या रखे जाएगा, H2। क्या आई बात समझ में, यहां 1 था ना, तो 1 को यहां रखा, 1 को यहां रखा, तो बस क्या लिख दिया, H2। अच्छा 1 लिख दो लो, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, H2 मल्टीप्लाइड बाय 1 H2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, तो कुछ इसको अपन मिटा देते हैं कि हाँ ठीक है H2 है, ठीक है सर। देन प्लस, फिर B है, B कितना था अपना, 1/2 था, ठीक है सर, 1/2 लिख देते हैं, 1/2 O2। उसके बाद देखो C कितना है, C अपन ने क्या माना, 1 माना था, तो फिर से लिख देंगे H2O, बस H2O लिख दिया सर, हो गया, इतना आया। अब अपन देखेंगे कि यार ये फ्रैक्शन में जो चीज है, अपन को कभी केमिकल रिएक्शन फ्रैक्शन में नहीं लिखना, याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे। तो जो भी चीज फ्रैक्शन में प्रेजेंट है उसको आप करो, उसका जो डेनोमिनेटर है, और कोई चीज तो पहले देख लो फ्रैक्शन में नहीं है,
देखो कोई और चीज फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है सर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी चीज डेनोमिनेटर में है उसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर जानते हो ना, 2/3 लिखा है तो 2 क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर, 3 क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर। आ रही बात समझ में? न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। तो यहां डेनोमिनेटर क्या है, 1/2 में से 2 है सर, तो क्या करेंगे अपन, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, 2H2 कर दिया प्लस 2 इंटू हाफ O2 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 2H2O कर दिया। ठीक है सर, अब क्या होगा, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये हो गई आपकी बैलेंस। ये क्या हो गई आपकी रिएक्शन, बैलेंस हो गई। कैसे हो गई सर, यहां देखो H देखो कितने हैं, इधर देखो H कितने हैं, 2 2 4, H इज इक्वल टू 4 है इधर रिएक्टेंट। ठीक है, ऑक्सीजन कितने यहां पे, O है 2। ठीक है सर, वहां देखते हैं वहां क्या H कितने हैं वहां पे, 2 2 4। ठीक है सर, और O कितने हैं, O इंटू 2, तो O इज इक्वल टू 2। देखो रिएक्टेंट के साइड और फाइनल प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड सारे एलिमेंट्स की संख्या इक्वल है कि नहीं, H 4 है, यहां भी H 4 है, यहां भी H 4 है, यहां O2 है, वहां भी O2 है कि नहीं है, बिल्कुल है। बस यही होता है केमिकल बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। कैसे करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उस साइड फाइनल प्रोडक्ट देखा उसको मैच करना है कि भाई ऐसा तो नहीं कि यहां पे 4 है वहां पे 2 बन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ। अब आप एक बात बताओ भाई, मैंने एक छन्नी ली, ठीक है, अगर इधर से छन्नी के इस पार से मैं 1 लीटर पानी डाल रहा हूं तो उस पार से भी 1 लीटर पानी आना चाहिए ना। कोई भी रिएक्शन कर रहा हूं मैं तो इस पार से जितना डालूंगा उस पार से भी उतना ही आएगा ना, समझ रहे हो? बस यही अपन को यहां शो करना रहता है। आई इतनी बात समझ में? अब इसका एक इजी मेथड क्या है कि सर इतना सारा करने का तो वहां टाइम नहीं रहेगा, तो इजी मेथड है अपना खुद का दिमाग लगाना, खुद की बुद्धि लगाना, खुद की रीजनिंग लगाना। ठीक है, तो अपन को बस इतना देख लेना है, यहां पे H कितने हैं, 2 हैं, यहां पे भी H 2 है। ठीक है सर, यहां पर O 2 है, यहां पर O 1 है। एक को करने के लिए क्या, यहां पे एक को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड ऑक्सीजन कितना 1 है, एक को अपन को 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। कर दिया, कभी भी इसके नीचे मत लगा देना कि यहां ऐसा लगा दिया, कभी भी ये नहीं करना, किसी भी एलिमेंट के नीचे नहीं लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन आगे ही करोगे, याद रखना ये चीज, कभी भी किसी एलिमेंट के नीचे मत लगा देना नंबर, ठीक है, सामने ही लगाओगे। तो यहां 2 लगा दिया, और ऐसा भी नहीं कर देना H2O लिखा है तो तुम लोग यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ये भी नहीं करना। पूरा एक एलिमेंट होता है, अगर मैंने लिखा है K2Cr2O7 और मुझे O का बढ़ाना है तो यहीं ही आएगा, यहां ही लिखोगे 2, याद रखना। तो जिससे क्या होगा, K भी अब 2 से बढ़ जाएगा, Cr भी 2 से बढ़ जाएगा, पर अपन को सारी रिएक्शन मैच करनी पड़ेगी। पर यही करना, कुछ ये नहीं कर देना यहां 2 लिख दो यहां 2 लिख दो, ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो अब क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे अपन ने 2 बनाने, यहां 2 कर दी, ये वो है क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका मतलब क्या कि जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसमें आप लगा के देखो, नंबर्स लगा के देखो अपने दिमाग से। कैसे लगाया नंबर अपन ने, हमने देखा यहाँ O 2 है, यहां पर 1 ही था तो 2 लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ O2 तो मैच हो गए, यहां भी 2 यहां भी 2, अपन को H मैच करना है। H कितने यहाँ पे 2, यहां पे कितने 4, यहां पे कितने हैं 4 और यहां पे कितने 2, तो 2 को 4 में बदलने क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, हो गई बैलेंस इक्वेशन। देखो 2H2 O2 2H2O, यहां कितने हैं 4 है H, यहां भी 4 है H, यहां 2O यहां भी 2O। इजी थी ये वाली, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है। ठीक है, बड़े पैमाने पे जब कोई केमिकल रिएक्शन आएगा, जो कि नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है, पर अगर आ जाता है तो उसमें भी हिट एंड ट्रायल लगा के एक बार देख लो, एक बार देख लो लगा के, फिर भी अगर नहीं आता है, टफ लगता है कि सर ये तो हो ही नहीं है, तो जल्दी से वो वाला केमिकल बैलेंस कर ली, पर ये आपका टाइम सेव कर लेगा हिट एंड ट्रायल मेथड। आई बात समझ में, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या करेगा, आपका टाइम सेव कर लेगा। ठीक है, चलो दूसरा करते हैं, एक और अपन करते हैं। क्या करते हैं अपन, देखो
S8 प्लस O2, ठीक है, क्या बन जाता है, SO3 बन जाता है, ठीक है। चलो SO3 बन जाता है। करें कैसे मेथड से, पहले अपन इक्वेशन वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। क्या किया, A लिखा, B लिखा, C लिखा, मेरे साथ साथ करो, कम ऑन, कॉपी उठाओ, मेरे साथ साथ करो, साथ में करते हैं, है ना। चलो करो, क्या, A लिखा, B लिखा, C लिखा, क्या करेंगे, देखेंगे S है और O है, और कोई तो एलिमेंट है नहीं S और O के सिवा, ठीक है सर, नहीं है। S देखा, कितने S है यहाँ पे, 8A इज इक्वल्स टू, इस साइड कितने S है, 3 नहीं 1 है यहाँ पे, तो C बस लिख देंगे, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे, C, ठीक है। O कितने हैं यहाँ पे, 2B इज इक्वल्स टू, यहां कितने हैं O, 3C, ठीक है। यही इक्वेशन आई। देखा कौन सा सबसे ज्यादा है, A है क्या, A एक बार है, C 2 बार है और B एक बार है, तो C लेंगे अपन, क्या माना, C इज इक्वल्स टू 1 माना अपन ने, ठीक है सर। तो 8A इज इक्वल्स टू 1, A इज इक्वल्स टू 1/8 आया। यहां देख लेंगे 2B इज इक्वल्स टू 3, सो B इज इक्वल्स टू 3/2 आ गया, A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। और अपन इक्वेशन लिख देंगे, क्या लिख दी, A क्या है, 1/8, 1/8 S8 प्लस B देखो कितना है, 3/2, 3/2 है, लिख दिया 3/2 O2 मिलके क्या बना, C अपन ने क्या माना था 1, तो SO3, ये लिख दी इक्वेशन। अब देखो यहां पर क्या हुआ, दो फ्रैक्शंस आ गए, कौन से, एक 1/8 आ गया और एक 3/2 आ गया। क्या क्या आ गया, एक 1/8 आ गया और एक 3/2 आ गया। अब देखो जब भी दो फ्रैक्शन आ जाए अपनी इक्वेशन में बैलेंस करते वक्त, दोनों को लिखो 1/8 3/2, ये दोनों है, एक फ्रैक्शन ही है, एक फ्रैक्शन ही है। जो भी जिसका भी डेनोमिनेटर बड़ा होगा, किसका बड़ा है, 1/8 बड़ा है, उसका अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसका अपन मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है सर। क्या कर दिया यहां पे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 S8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 O2 इज इक्वल्स टू 8 SO3। आई बात समझ में, इतना लिखा, लिख दिया, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 1s 2 4s, क्या हो गया, S8 प्लस 4 इंटू 3 12 O2 इज इक्वल्स टू 8 SO3। ये आ गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, S कितने हैं यहाँ पे, S है आपके 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इस साइड आपका, 12 2 जा 24, ठीक है सर। यहां पे देख लेते हैं, S कितना है यहाँ पे, 8 है, O कितना है यहाँ पे, 8 3 जा 24। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। चलो एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड देख लेते हैं, S8 प्लस O2 इज इक्वल्स टू SO3, ठीक है। चलो क्या करना है, अपन ने क्या देखा, यहां पे S8 है, यहां पे एक ही S है, यहां पे एक ही S है, तो क्या करेंगे अपन ने माना इसको 8 बनाना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। अब क्या, S तो मैच हो गए, ठीक है, O को मैच करना है, O यहां पे 2 है और यहां O कितने हो गए, 3 इंटू 8 24, तो यहां 24 बनाने क्या करना पड़ेगा अपन को, 12 से मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24, बस इक्वेशन हो गई तुम्हारी बैलेंस। आ रही है बात समझ में, ऐसे करते हो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, झट से होते हैं, ठीक है। और कर लेते हैं, और देख लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं। HgO प्लस इज इक्वल्स टू Hg प्लस O2। चलो अब इसको बताओ, इसको कैसे करेंगे अपन, वो वाले मेथड से कर लें, ठीक है सर। A B C कैसे, क्या लिखा अपन ने, Hg लिखा, यहां पे O लिख दिया, ठीक है। A एक ही है, इज इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी करो, ये क्या है, B, A इज इक्वल्स टू B हो गया, देखो वहां भी एक है, यहां भी एक है, ठीक है सर। O कितने यहां पे, एक है, A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2C
अब मुझे बताओ ए ज्यादा है, बी ज्यादा है या सी ज्यादा है? बताओ क्या ज्यादा है? ए ज्यादा है। देखो 2 बार है तो अपन ए को क्या मान लेंगे? 1। ठीक है सर। तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 ऑटोमेटिकली यहां से, और यहां से क्या आ जाएगा? c इज इक्वल्स टू 1/2। आया ना समझ में कैसे आ गया? 1 इज इक्वल्स टू 2c, तो c इज इक्वल्स टू 1/2। राइट, चलो ये लिख दिया अपन ने ए बी सी। चलो अब वहां पे अपन रिएक्शन लिख देते हैं। क्या हो गया यहां पे? HgO प्लस बी कितना है? बी कितना है? 1 प्लस नहीं है, इक्वल्स टू 1, तो Hg प्लस सी कितना है यहां पे? 1/2, तो 1/2 O2। आई बात समझ में? ऐसा कर दिया। फिर फ्रैक्शन वाली बात आई कि यार फ्रैक्शन में लिखना नहीं है अपन को, तो क्या करेंगे? डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। 2 तो है नहीं कि अपन को बड़ा देखना है, कुछ नहीं है, राइट? तो यहां पे 2 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो HgO के आगे 2 लगा दिया, यहां पे भी 2 लग जाएगा, और यहां पे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो O2 ही बचेगा बस। कैंसिल आउट समझ में आया? 1/2 इंटू 2 कैंसिल आउट, बचा 1, तो O2 डायरेक्ट लिख दिया बनने, O2 डायरेक्ट लिख दिया बनने। ये हो गई आपकी क्वेश्चन बैलेंस। देखो 2Hg 2O 2O। आई बात समझ में? अपनी उस मेथड से करेंगे तो क्या? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेरी बहुत फेवरेट मेथड है। ठीक है, जब से थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाता है। क्या? एक H है, एक Hg है, एक Hg है, एक Hg है, यहां 1 है, वहां 2 है, यहां 2 लिख दो, तो अब Hg भी 2 हो गए, तो यहां Hg भी 2 कर दो। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? झट से हो गया ना, इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। हिट एंड ट्रायल मेथड इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, चलो चलो देखें, एक और देखें, कौन सा? NH3 प्लस O2 क्या बन जाएगा अपना? NO2 प्लस H2। समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे? NH3 को जब अपन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, NO2 और H2 बन गया। ठीक है, वही मेथड, कौन सी? A B C, और यहाँ D भी आ जाएगा, राइट? D भी आ गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे अपन? वही लिखा, N है यहाँ पे, ठीक है, और क्या है? H है, और क्या है? O है। ठीक है, यहाँ पे N, ठीक है, लिख दिया, H O लिख दिया, और कोई तो एलिमेंट नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? वही A B लिखेंगे। कितने हैं यहाँ पे? N कितने हैं? 1 है, A। ठीक है, और कोई तो है नहीं? नहीं है। वहां देखेंगे कितना है? 1 है। A इज इक्वल्स टू क्या आ गया? C। A इज इक्वल्स टू क्या आ गया? C। ठीक है सर, H देखते हैं। H कितने हैं यहाँ पे? 3A। 3A इज इक्वल्स टू H यहाँ पे कितने हैं? 2D। ठीक है सर, 2D हो गया। फिर O देखेंगे, O कितने हैं यहाँ पे? 2B। यहां पे कितने हैं? यहां देखो कितने हैं? 2C है, और 2C, और क्या है? 2C प्लस 1D। कितना है? 2C प्लस कितने हैं अपने पास? 2C प्लस 1D, 2C प्लस 1D या फिर D। ठीक है, चलो अब क्या देखेंगे अपन? क्या देखते थे कि कितने ज्यादा है? A 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है, 2 है। फिर C कितना है? 1 2, C भी 2 है। ठीक है, D कितना है? 1, D भी 2 है, B 1 है। 3 क्या है? A C D 1 का सब क्या है? 2 है। ये सब क्या है? 2 है। तो अपन किसी को भी मान सकते हैं। जब अपन को नहीं पता ज्यादा कौन है, सब इक्वल नंबर पे है, तो किसी को भी 1 मान लो। किसको मान ले अपन? 1, A को मान लेते हैं 1, पहले ही को मान लेते हैं 1। लेट A be 1, A is equals to 1। ठीक है, A is equals to 1 रखा तो क्या हो गया? C is equals to 1 ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है सर, यहां पे 1 रखा तो क्या आ गया? D is equals to 3/2। ठीक है सर, फिर A 1 रखा, A रखा 1, यहां पे A 1 है नहीं, तो C और D की वैल्यू रख देंगे। C और D की 2B is equals to C की क्या है? 1, तो 2 प्लस D की क्या है? 3/2। 3/2 बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 4 प्लस 3/2 7/2, और ये भी नीचे जाएगा इंटू 2,
क्या गया 7/4। आई इतनी बात समझ में? क्या किया अपन ने यहां पे? ठीक है, क्या हो गया? 7/4 हो गया। ठीक है, 7/4। कुछ तो गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? NH3 यहां NO2 नहीं, हाँ राइट राइट राइट, शायद NCERT में हल्का सा मिसप्रिंट हो गया होगा। NO होता है यहाँ पे, NH3 प्लस O2 इज इक्वल्स टू NO प्लस H2। राइट 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 राइट, यहाँ पे हल्का सा NCERT से मिसप्रिंट हो गया है, NO है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? क्या क्या चेंज हो गया? कुछ नहीं, ऑक्सीजन बस चेंज हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 2C की जगह सिर्फ C आएगा। 2C की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ C आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे अपन, मिटा ही लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। क्या लिख दिया? 2B इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2। 3/2 क्या हो गया? 2B इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5/4 आ गया। सॉरी, B इज इक्वल्स टू 5/4 आ गया। B इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 5/4 आ गया। आई बात समझ में? A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल गई, C की पता चल गई, D की पता चल गई। रख देते हैं जल्दी से। A 1 तो NH3 प्लस B कितना है? B कितना है देखो 5/4, तो 5/4 O2 इज इक्वल्स टू क्या है? NO C कितना है? 1, तो NO यहां लिख देता हूं, NO प्लस D कितना है अपना? 3/2, तो 3/2 H2। वही करेंगे क्या? डिनोमिनेटर देखेंगे कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा कि 2 बड़ा? 4 बड़ा। मल्टीप्लाई कर दो, 4 NH3 प्लस 5 O2 इज इक्वल्स टू 4 NO प्लस 2 इंटू 3 6 H2। इतना आ गया समझ में कि नहीं? ये 6 कैसे लिख दिया मैंने? अरे 3/2 इंटू 4, 2 1 जा, 2 जा, 3 2 जा 6 6H2। आई ना बात समझ में? वो कैसे हो गया? अब देख लेते हैं, N यहाँ पे कितने हैं? 4 है। यहाँ पे कितने हैं? 4 है। डन। H कितने हैं यहाँ पे? 3 4 जा 12। यहाँ कितने हैं? H 6 2 जा 12। डन। H भी। O कितने हैं? 5 2 जा 10। यहाँ कितने हैं? 4 और 6 10। आई बात समझ में? ये हो जाता है ऐसे। ठीक है, चलो अब अपन ने समझ लिया। अब अपन देखते हैं थोड़े से, अब अपन मेन चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज, इसमें क्या हो रहा है? देखो, जब भी अपन केमिकल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल भी देख लेते हैं कि यार फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। कभी आपने सुना होगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज नॉट अ केमिकल फिनोमेना, इट इज अ फिजिकल फिनोमेना। इट इज व्हाट? अ फिजिकल फिनोमेना। देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा होगा। कि अगर पानी है, पानी से बर्फ बन रही है, तो दोनों H2O है। पानी अगर पिघल रहा है बर्फ से, तो बर्फ भी H2O है, पानी भी H2O है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है सर, ओनली स्टेट या अपीयरेंस चेंज, कोई स्टेट ही बदल जाएगा, मतलब सॉलिड टू गैस हो जाए, सॉलिड टू अपना लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड टू गैस हो जाएगा। चलो, केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस विथ फंडामेंटल न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्या? नया कोई केमिकल बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, नई प्रॉपर्टीज रहेंगी। फॉर एग्जांपल H2O का ही एग्जांपल जब यहां लिया है तो वहां भी ले लेते हैं भाई। H2O का एग्जांपल जब वहां यहां लिया तो वहां भी कैसा कि सर H2 प्लस O2 क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। ठीक है, तो क्या H2 में काय की प्रॉपर्टी रहती है? फ्लेमेबल प्रॉपर्टी रहती है, आग लगाता है H2। ऑक्सीजन के बिना तो आग लग ही नहीं सकती। कंबशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा O2 का ही चाहिए, O2 चाहिए ना, तभी तो आग लगेगी। ऑक्सीजन चाहिए तभी तो आग लगेगी। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2, जो कि आग बुझाता है। पानी क्या करता है? आग बुझाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एक नया सब्सटेंस बन गया दो चीजों से मिलके। समझ में आ रही बात? ये हो रहा है यहाँ पे। केमिकल चेंज क्या करता है? एक नया सब्सटेंस बना देगा जिसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी। गॉट माय पॉइंट? चलो फिर क्या? कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन में क्या? केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम, H2O रिमेन्स H2O। वही मैंने बताया कि H2O ही रहेगा। ठीक है, यहां पे C प्लस O2 CO2 बन गया, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया।
कार्बन था पहले, वो अब CO2 बन गया, तो ऑफ कोर्स चेंज हुआ ना केमिकल कंपोजिशन, राइट। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स करने की क्षमता, मतलब कि अगर मैंने बॉल ऊपर उछाली है और बॉल नीचे वापस आ जाती है, इसका मतलब बॉल क्या हो गई, रिवर्स हो गई। बॉल क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अगर मैंने बॉल ऊपर उछाली है और वो वापस आ जाती है तो रिवर्स हो गई, ठीक है। अगर मैंने एक कांच का टुकड़ा, समझो घर का शीशा, घर का शीशा, अपन जब क्रिकेट खेलते हैं तो घर के शीशे तो टूटे ही होंगे, तो जब अपन ने बॉल मारी और वो कांच का शीशा टूट गया, टूट गया वो कांच का शीशा, ठीक है। अब वो बताओ, अब वो क्या वापस आ सकता है, अब वो क्या उसको वापस एक तरह से बना दोगे, हाँ सर बना देंगे, पिघलाएंगे, बढ़िया, शीशे को पिघलाया, वापस से बन सकता है, बन सकता है कि नहीं। तो रिवर्सिबल फिनोमेना है। पर ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो इरिवर्सिबल है, बताओ। अगर मैंने C+O2 कंबाइन करके CO2 बना दिया है, अगर मैंने ये बना दिया, तो क्या CO2 को वापस ला पाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ पाओगे C+O2 में? नहीं सर, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो मुश्किल है। अगर मैंने तुम्हें पकड़ा दिया एक जंग लगा लोहा, तो उस जंग को कितना ही तुम रगड़ लो, कितना ही रगड़ लो, पर वो लोहा खराब हो जाता है। उतना लोहा जितना खराब हो गया, उस लोहे को वापस ला पाओगे? नहीं ला पाएंगे सर, वो भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो कुछ केमिकल फिनोमिना ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ नहीं, सारे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जनरली इरिवर्सिबल ही होते हैं, मोस्टली इरिवर्सिबल ही होंगे, ठीक है। पर फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं, सारे रिवर्सिबल ही होते हैं कि आप वापस ला सकते हो। मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे बर्फ है, बर्फ को तुमने पिघलाया, पानी बना दिया, पानी को वापस से भी तो बर्फ बनाया जा सकता है, राइट। जो शीशे वाला एग्जांपल दिया मैंने, शीशे को अगर तुमने तोड़ दिया, उसको पिघला के वापस से शीशा तो बना सकते हो ना। तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं जो कि क्या रहते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वापस से लाया जा सकता है, इरिवर्सिबल मतलब वापस से नहीं लाया जा सकता। आई मेरी बात समझ में? चलो, एनर्जी चेंज, एनर्जी में कितना चेंज होता है फिजिकल में? मिनिमल चेंज, बहुत कम, नाम मात्र का चेंज होता है, कोई एनर्जी ज्यादा नहीं लगी। अरे पानी को बर्फ बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी, है? फेस चेंज अपन ने जब पढ़ा था शुरू में, जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, तब फेस चेंज में देखा था कितनी एनर्जी लगती थी, बिल्कुल कम, राइट। यहां पर जबकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए यार, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब कोई भी रिएक्शंस होते हैं ना, कि C मिला, C में O2 मिलाया और CO2 बन गया, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए सिग्निफिकेंट हाई एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। चलो एग्जाम्पल, मेल्टिंग आइस, टीयरिंग पेपर, पेपर को फाड़ना, डिसॉल्विंग शुगर, शुगर को डिसॉल्व कर देना। कैसे ला सकते हो उसको, मैं बताया था, एवेपोरेशन, एवेपोरेशन कर दो, पानी उड़ जाएगा, शक्कर रह जाएगी, नमक रह जाएगा, राइट। बर्निंग वुड, बर्निंग वुड को वापस ला सकते हो क्या? इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल? भाई जल गया, अब तो लकड़ी जल गई, उसको वापस कैसे लाओगे? नहीं ना। रस्टिंग आयरन, कुकिंग फूड, राइट। कुकिंग फूड को अनकुक्ड बना सकते हो क्या वापस से? कि लौकी की बढ़िया सब्जी बनाई है आज मम्मी ने, अब लौकी की सब्जी बन गई, उसको वापस से लौकी बना सकते हो क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस। आई मेरी बात समझ में? चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लो कुछ बढ़िया बढ़िया से। क्या? कंबशन, केमिकल चेंज, आग लगाया लकड़ी में या किसी भी चीज में आग लगाओगे, राख बन जाएगा, उस राख को वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस में लाना पॉसिबल नहीं है। रॉटिंग, किसी भी चीज का सड़ जाना, सड़े को तुम कैसे वापस से सही बनाओगे? नहीं बना सकते सर, ठीक है। रस्टिंग बता चुका हूं। डाइजेशन, अब भाई खाना पेट में चला गया, अब सोचो कि पेट से निकाल के वापस से वो खाना बन जाए, सेब तुमने खाया और वापस से सेब बन जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, मेल्टिंग, भाई इसको वापस से फ्रिज में रखोगे तो ये वापस से जम जाएगी। श्रेडिंग, इस पेज को तुमने ये जो कट के निकला है बाहर, श्रेड हुआ है, वापस से रिसाइकिल करो, वापस से पेपर बन जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग, ये तो बॉइलिंग क्या में आती, फिजिकल चेंज में आ जाती, ठीक है। चॉपिंग, ठीक है, इसको चिपका लो कुछ चीजें, है ना, चिपक जाएगा। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस है, याद रखना ये चीज। चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब ये ध्यान से देखना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। अपन लास्ट से चलते हैं, लास्ट से चलें, लास्ट से चलते हैं। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है पहला, चेंज इन टेम्परेचर, और इसमें दो शब्द हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सो, मैंने बताया था, जहां भी एक्सो वर्ड लिखा हो, एक्सो वर्ड लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, जहां भी एक्सो वर्ड लिखा हो, इसका मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकल रही होगी। क्या, थर्मिक, हीट, एग्जिट ऑफ हीट हो रहा होगा,
एक्सोथर्मिक में। एंडो, एंडो नाम देखो, एंडो अंदर, एंडो अंदर, अंदर मतलब एंटर, एंटर कर रही होगी क्या, हीट। यहां पे हीट एंटर कर रही होगी मतलब एब्जॉर्ब हो रही होगी, यहां हीट निकल रही होगी, बाहर रिलीज हो रही होगी। यहां क्या होता है, रिलीज होती है, रिलीज होती है क्या, हीट, और यहां पे एब्जॉर्ब होती है हीट, रिलीज, रिलीज होती है हीट, यहां पे एब्जॉर्ब होती है हीट। आई इतनी बात समझ में मेरी? सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है क्विक लाइम। यहीं लिख दो, यहां लिख देता हूं, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम CaO प्लस H2O मिलके क्या बना देता है, CaOH होल ट्वाइस। क्या बना दिया, CaOH होल ट्वाइस बना दिया। क्या हुआ इसमें, इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी निकल जाती है बाहर। क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज, बहुत सारी हीट बाहर निकली होगी इस रिएक्शन को के लिए, बहुत सारी हीट बाहर निकली होगी। आई इतनी बात समझ में? और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी क्या होगा, Zn प्लस H2SO4, ये क्या, ये कौन सा रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन में वो बता रहा हूं जो बुक्स में लिखे हुए हैं आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। क्या है, Zn क्या है, एक मेटल है, ये क्या है, एक एसिड है। मैंने जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ाया था तब उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मेटल की। क्या थी प्रॉपर्टी मेटल की, जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है क्या रिलीज होता है, H2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, H2 गैस, और क्या बना लेगा ये, अपना सॉल्ट बना लेगा ZnSO4, और H2 रिलीज हो जाएगी। ये इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक, इसमें भी हीट निकलेगी। ठीक है सर। सर कोई ऐसा बता दो, क्यों सर, कोई ऐसा बता दो आप जिसमें क्या हो रहा हो, हीट फॉल हो रही हो, मतलब हीट बढ़ने की जगह अब कम हो रही है। एक्सो वाले तो सर दो देख लिए, एक आध कोई एंडो वाला बता दो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक लिख लेते हैं, एक एंडोथर्मिक लिख लो, एंडो, एंडोथर्मिक लिख लेते हैं अपन। क्या लिख लेते हैं, BaCl2, Ba क्या है, Ba क्या है बताओ, नाम बताओ Ba का, Ba का नाम बताओ, चलो लिखो कमेंट में, लिखो Ba का नाम क्या होता है, कम ऑन टेल मी, Ba क्या होता है, बेरियम, बेरियम क्लोराइड, क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। आई बात समझ में, क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। देखो और एक क्या होता है, BaOH2, ये क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें अपन मिलाया NH4Cl। अगर BaOH2 में NH4Cl मिलाएंगे तो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। यहां पे आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, ये हीट लेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा हीट, कौन, बेरियम अपना, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अपना हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, BaCl2 और NH3 प्लस H2O बना लेगा, राइट। चलो ठीक है सर, एक आ गई एंडो वाली, दो मिल गई अपन को एक्सो वाली। अब देखते हैं पीछे, पीछे क्या देख लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि प्रेसिपिटेट के कभी कभी कलर्स पूछ लेते हैं, कभी कभी कलर्स पूछ लेता है, कौन, आपका पेपर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं, अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्स आउट ऑफ अ सॉल्यूशन। पीपीटी होता क्या, ये पीपीटी, ये वाली पीपीटी नहीं जो बना रखी है आपके सामने, ये सब पीपीटी नहीं, प्रेसिपिटेट वाला पीपीटी। प्रेसिपिटेट को भी क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट को भी क्या कहते हैं, पीपीटी, इस फॉर्म में लिखा होता है वो। ठीक है, क्या होता है, जब भी आपको एक सॉल्यूशन लो, एक टेस्ट ट्यूब है ये, कोई भी आपने सॉल्यूशन लिया, उसमें आप कुछ ऐसा चीज डाल देते हो जो कि इनसॉल्युबल है। समझो पानी में आपने रेत डाल दी हो, ठीक है, तो आपको नीचे नीचे ऐसी इकट्ठी हुई दिखे देगी, तो ये क्या है, वो पीपीटी कहलाती है। पीपीटी जो सॉल्युबल नहीं है, जो मतलब जो घुली हुई नहीं है,
जो घुली नहीं, वो नीचे समा गई, उसको क्या कर रहे हैं अपन, अपना प्रिसिपिटेट। आई इतनी बात समझ में, आई कि नहीं? इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। KI प्लस PbNO3। Pb क्या है यहाँ पे, लेड, क्या है, लेड। K क्या है यहाँ पे, पोटेशियम। इसको क्या कहते हैं अपन, टोटल पोटेशियम आयोडेट, और इसको क्या कहते हैं अपन, लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडेट और ये लेड नाइट्रेट। ठीक है सर, क्या बन जाएगा, KNO3, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो K क्या हुआ, K यहां चला गया, K यहां चला गया और Pb यहां आ जाएगा। इजी है कि नहीं, बस कुछ नहीं हुआ, K यहां चला गया और Pb यहां आ गया, तो क्या हो जाएगा, KNO3 और PbI2। क्यों, क्योंकि लेड में 2 रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे आई अच्छे से नहीं बन रहा, चल आई बात समझ में। अब इसमें सर क्या आप तो कहते कुछ प्रिसिपिटेट टाइप का रहेगा, क्या सर, प्रिसिपिटेट टाइप का रहेगा, तो क्या रहेगा प्रिसिपिटेट कौन से कलर का बनेगा, येलो कलर का बनेगा। प्रिसिपिटेट किस कलर का बनेगा, येलो कलर का बनेगा। आई बात समझ में, प्रिसिपिटेट किस कलर का बनेगा, येलो कलर का बनेगा। और क्या बनेगा, PbI2, राइट, ये बनेगा आपका प्रिसिपिटेट और येलो कलर का बनेगा। चलो ठीक है सर, दूसरा रिएक्शन कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, देख लें क्या होगा, BaCl2 प्लस BaCl2, पीछे बताया था BaCl2 का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसको कहते क्या है, इसका नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ BaCl2, चलो बताओ, बेरियम क्लोराइड। इसको अगर अपन ने H2SO4, इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज इट्स कॉमन नेम, H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब नाम याद रखो, नाम याद रखो सारे, कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, व्हाट आर देयर कॉमन नेम, ये आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये यहां, ठीक है, क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं? पर सर आप तो कहते PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, कलर याद रखना। ठीक है, बेरियम सल्फेट का कलर याद रख लो, व्हाइट, बेरियम सल्फेट का कलर व्हाइट बन जाएगा, लेड आयोडाइड का येलो बन जाएगा। आया समझ में? 2 एग्जांपल याद हो जाएंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं याद, 2 एग्जांपल याद, कौन कौन से, PbI2 का येलो कलर याद रखना, बेरियम का व्हाइट रखना, बेरियम सल्फेट का। हो गया, आई इतनी बात समझ में कि नहीं, देख लो अच्छे से। चलो इसके अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कहां गया, हाँ ये क्या है, थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस का निकलना, क्या, रिलीज ऑफ गैस बबल्स, गैस का निकलना, उसको क्या कहते हैं, एफरवेसेंस। याद रखना है टर्म, क्या, एफरवेसेंस होता है, एफरवेसेंस। ठीक है, एफरवेसेंस कब होता है, एसिड और मेटल इज इक्वल्स टू H2 गैस, सबसे बड़ी एग्जांपल। अब मैंने एक बार और बताया था, कहां बताया था, कहां बताया था, यहां बताया था, ये देखो H2 निकल रही थी, बस सेम रिएक्शन यहां पे, क्या, Zn वाला ही ले लो, H2SO4, चलो H2SO4 की जगह कुछ और ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 निकल जाएगा। इसमें क्या हुआ, गैस एवोल्व हो गई, गैस एवोल्व हो गई, H2 क्या है, एक गैस है, गैस क्या हो गई, एवोल्व हो गई, गैस क्या हो गई, एवोल्व हो गई। आया, एक समझ में आया एवोल्यूशन वाला। ठीक है, एक और देख लो, Na2CO3, क्या है, Na2CO3 को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, राइट। इसमें अगर जब अपन H2O मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो क्या निकलेगा, मेन अपन को क्या, गैस निकालनी है, कौन सी, CO2 गैस निकल जाएगी, कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर हो जाएगी, एफरवेसेंस, एफरवेसेंस। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। ये सब केमिकल के रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, क्या देखा पहला, कि कोई चेंज होगा टेम्परेचर में। ठीक है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, उसके एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, एक प्रेसिपिटेट बन सकता है,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसके भी 2-3 एग्जांपल देख ले। इवोल्यूशन ऑफ गैस के 2 एग्जांपल्स देख लिए कि भाई कोई गैस निकल सकती है, ठीक है। फिर कलर में चेंज आ सकता है कोई, फॉर एग्जाम्पल आयरन रस्टिंग चेंजेस फ्रॉम सिल्वर टू रेडिश ब्राउन। आयरन में जब रस्ट लग जाती है, आयरन लोहा किस कलर का रहता है जनरली अपन देखते थोड़ा सिल्वरिश कलर का रहता है, राइट। तो फिर उसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। सबने जंग लगते हुए देखा, सबने जंग देखी है कौन से रंग की होती है, ठीक है, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया कि नहीं, और देख लेते हैं, बढ़िया वाले एग्जांपल्स देख लो। क्या एक तो अपन देख ले, देखो पहले 2 चीजें देख लो। एक क्या देख लो, KMnO4, 2 इंपॉर्टेंट क्या है केमिकल्स हैं, K2Cr2O7। ये क्या है, 2 इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनका आपको क्या रखना है, कलर से याद रखना है। इनके बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स रहते हैं, प्लीज मेमोराइज देम, ठीक है। क्या क्या होता है अपने KMnO4 का कलर, तो क्या होता है पर्पल, ठीक है। इसका क्या होता है ऑरेंज। KMnO4 का कलर क्या होता है पर्पल, K2Cr2O7 का क्या होता है ऑरेंज कलर होता है, ठीक है सर। अब अभी मैं आपको आगे रिडॉक्स रिएक्शन आराम से समझाऊंगा, पर इतना चीज समझो कि इसका और इसका अगर रिडक्शन, क्या हो गया, हटाओ, फ्लो तोड़ देता है ना। देखो इसका और इसका अगर रिडक्शन होता है, क्या होता है रिडक्शन होता है। रिडक्शन अभी आराम से समझाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन बेसिकली समझ लो। रिडक्शन क्या होता है, जब आपका ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है या फिर हाइड्रोजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का गेन हो या ऑक्सीजन का लॉस हो, तब क्या कहलाता है आपका, वो रिडक्शन कहलाता है। तो जब भी इनका रिडक्शन होता है, KMnO4 का जब रिडक्शन हुआ तो पर्पल से कौन सा कलर चेंज कर लेगा, वो कलरलेस हो जाएगा। अगर मुझे साइंस वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, टाइट्रेशन कहलाता है। टाइट्रेशन किया है, टाइट्रेशन कलर चेंज हो जाता था KMnO4 का सडनली, टाइट्रेशन किया है, बड़ी सी पेपेट रहती थी, आपको याद हो। इस टाइप का ब्यूरेट रहता था, यहां पे बीकर रहता था। फिर जब इसमें आप KMnO4 डालते थे जो पर्पल कलर का होता था, फिर आप यहां से धीरे धीरे से वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप केमिकल डालते थे तो क्या होता था, KMnO4 का कलर चला जाता था। किया होगा सबने टाइट्रेशन, आई गेस साइंस वालों ने तो किया ही होगा टाइट्रेशन, राइट। नहीं किया है तो बता रहा हूं, KMnO4 का रिडक्शन होने पे क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। पर्पल से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है सर। अब K2Cr2O7 का क्या होगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है कलर, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है कलर। सोचो आप लैब में हो और ये सब देख रहे हो, यार पर्पल कलर था उसका एकदम से कलरलेस हो गया, कितना मजा आता होगा उस लैब में। क्यों, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं उसमें अलग ही मजा आता है। अरे ऑरेंज से ग्रीन कलर हो गया, कलर चेंज आंखों से देखने में मजा आता है कि मैंने किया वो कलर चेंज, राइट, वो मैं कर रहा हूँ ये सब, तो उसमें एक अलग आनंद होता है, ठीक है। कभी लैब, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे भी होंगे तो लैब में सुन तो लेते ही होंगे, यार आज टाइट्रेशन किया, कलर चेंज हो गया आंखों से, कुछ फट जाता था लैब में। आपके लैब में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि यार कुछ फट गया हो अचानक से, कि कुछ ऐसा केमिकल डाला, बीकर फट गया? मेरे से कम 3 बीकर फटे हैं, ठीक है। मैंने तो एक बार, क्या होता है, एक पिपेट होती है, एक होती है पिपेट, कैसी होती है, छोटी सी ऐसी समझो, ऐसी नली टाइप होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां से सक करना पड़ता है, यहां से चूसना पड़ता है ऐसे स्ट्रॉ के जैसे, ठीक है। और यहां आपका रहता है केमिकल, आपको इतना सेफली करना पड़ता है वो, क्योंकि थोड़ा सा आपने ज्यादा फोर्स लगाया, ऐसा सीधा आता है केमिकल मुंह के अंदर, ठीक है। मुंह के अंदर आता है तो आपको कुछ इतने अमाउंट तक भरना रहता है, इतने अमाउंट तक भरना रहता है, ज्यादा से ज्यादा इतने अमाउंट तक भरना रहता है। वो आराम वाली प्रोसीजर है, सीधा मुंह में, वरना अंदर जाता है आपके गले में, ठीक है, थ्रोट में जाता है सीधा। तो मैंने एक बार HCl मैंने एक बार ज्यादा सक कर ली थी तो गले तक आ गई थी। और लैब्स में तो कंसंट्रेटेड HCl का कोई काम नहीं रहता, डाइल्यूटेड ही रहती है, पर थोड़ा जलन तो हुई थी और थोड़ा हार्श भी लगा था। ऑफ कोर्स संभाल के करना चाहिए था, बट ठीक है, पहले कर रहे थे सब लोग, पहली बार में सबसे मिस्टेक्स हो ही जाती है, राइट। तो ऐसे कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो शेयर करिए आप भी,
बताइए क्या कैसा कुछ हुआ है क्या? केमिस्ट्री लैब्स में ये सब बहुत होता रहता है, कोई केमिकल पी लेता है, किसी का बीकर फट जाता है, गर्म हो जाता है तो हीट करके फट जाता है, तो ये सब बहुत काम किए। ठीक है, चलो खैर अभी तो अपन अपने रिएक्शन पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रिएक्शन पे कंटिन्यू करते हैं। क्या यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं? कलरलेस। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे साइट्रिक एसिड रख दिया मैंने, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या होता है? साइट्रिक एसिड क्या होता है? साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स रहते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स जैसे आंवला हो गया, अंगूर हो गए, ऑरेंज हो गया, जिसमें खट्टापन रहता है, खट्टेपन रहता है, तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जब कंबाइन होता है KMnO4 के साथ, इसको रिड्यूस कर देता है किसमें? कलरलेस सब्सटेंस में। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे इसका एग्जांपल दे दीजिए, K2Cr2 ऐसा किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो SO2 के साथ। SO2 के साथ अगर रिएक्ट किया K2Cr2O7 तो क्या? ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। दोनों में क्या हो रहा है? रिडक्शन। दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आई इतनी बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट चीज रह गई चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट सर आपने तो बताया था यार कि जैसे मेल्टिंग ऑफ वो है क्या? वाटर। मेल्ट हुआ वाटर, तो क्या मतलब उसकी तो सिर्फ फेस चेंज हुआ है, तो वो तो फिजिकल में आना चाहिए। यहाँ केमिकल में कुछ मैंने कहा था जनरली नहीं होता, बट एक एग्जांपल इसका ये है। इसको तो आप सोचो कि दिस इज नॉट इवन हियर, इसको तो समझो दिस इज नॉट इवन हियर। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल क्या लिखो आप? इसका एग्जांपल लिखो आप जैसे कि ड्राई आइस। ड्राई आइस कहां देखी सर? ड्राई आइस आपने, ड्राई आइस आपने भी देखी होगी। कहां? आजकल शादी फंक्शंस में क्या होता है? बिस्किट्स चलने लगे वो वाले कि मुंह में रखो तो वो आता है क्या? धुआं निकलता है उसमें से, ठंडा ठंडा लगता है, बहुत धुआं निकलता है उसमें से, राइट? तो किसमें? ड्राई आइस में रखी रहती है। ड्राई आइस क्या है? CO2 है, CO2 है, ठंडा CO2, ड्राई आइस। समझ रहे हो? तो उसका एक एग्जांपल ये हो गया। एग्जांपल से याद रखें, सबसे ज्यादा आपको एग्जांपल्स ही पूछे जाएंगे। कोई आपसे इसकी थ्योरी नहीं पूछने वाला कि भाई क्या होता है चेंज इन कलर में, एफर्विसेंस क्या होता है। आपको क्या पूछा जाएगा? एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। चलो याद रहेगा? ठीक है सर, आगे चलो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब अपन देखेंगे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। नाम देख लो, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल। अब एक चीज देख लो, अच्छा हाँ रिडक्शन, रिडक्शन मिस हो गया। चलो इतने सब अभी अपन को पढ़ने हैं, आराम से पढ़ लेंगे, कुछ नहीं, एक एक लाइन के। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको क्या याद रखना है? एग्जांपल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कॉम्बिनेशन थ्योरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या हो रहा होता है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? मैंने क्या बताया था शुरू में ही लेक्चर के? कोई आपसे कलर पूछ सकता है, कोई आपसे क्या पूछ सकता है? प्रोडक्ट्स पूछ सकते हैं, इससे क्या बना होगा, बस एग्जांपल्स में मेनली। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं पूछेगा, और आपको मैं थ्योरी समझाऊंगा, क्यों? उसी के बेसिस पे आपको आंसर्स आएंगे, क्योंकि राइट। चलो देखो आराम से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? When two or more substances combine to form a single product, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल रहे होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने। जैसे कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू AB। क्या बोल दिया कि जब कोई A अपन ने रिएक्टेंट लिया और एक B रिएक्टेंट ले लिया, उससे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अगर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या है वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सर यही देख लो, H2 प्लस O2 H2O, ठीक है, C प्लस O2 CO2। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़े होंगे आपने। ये देखो एग्जांपल, CO प्लस H2 COH का होल ट्वाइस। ये कौन सा रिएक्शन भी होता है? दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा आपको? दिस इज व्हाट? दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको एग्जांपल बता चुका हूं, याद रहेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बन रहा है। किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एग्जांपल्स इजी है, इजी एग्जांपल, राइट। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपना डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन क्या होता है? डीकंपोज कराना, किसी को
तोड़ना, किसी को तोड़ना, क्या होगा? अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। क्या हो रहा है इसका मतलब? एक सिंगल कंपाउंड, समझो ए बी है, वो ब्रेक हो रहा है किसमें? ए में प्लस बी में। उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा था? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी बन रहा था, यहां पे ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो रहा है। इजी, इजी है अभी तक, ठीक है। इसके तीन टाइप होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोकेमिकल। नाम से ही समझ में आ जाएगा, थर्मल मतलब हीट की जरूरत पड़ रही होगी, टेम्परेचर देना पड़ता होगा। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक तो आपको इतना रट जाना चाहिए, एनोड है, ये आपकी कैथोड है, ये बैटरी से कनेक्ट है, ऐसे कुछ में इलेक्ट्रोलिटिक हो रहा होगा। फोटोकेमिकल, फोटो मतलब सनलाइट, जहां भी फोटो शब्द का प्रयोग हो इसका मतलब होता है कुछ सनलाइट का लफड़ा होगा, कुछ सनलाइट से रिलेटेड हो रहा होगा कुछ, ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पल देख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन यूजेस हीट, बताया था। एग्जाम्पल FeSO4 डिकम्पोजिशन, अब इसके अपन रिएक्शन भी देख लेंगे, टेंशन नहीं लो। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, यही कैथोड एनोड, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा होगा। H2O टूट रहा होगा H2+O2 में, इलेक्ट्रोलिसिस ही एक ऐसा मेथड है जिससे तोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चाहिए रहती है। तीसरा फोटोलिसिस यूजेस लाइट, लाइट सनलाइट, ठीक है, एच न्यू से लिखा है इसको। एग्जाम्पल AgBr, ये देख लो अच्छे से ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? AgBr2, AgBr क्या है? सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है किसमें? सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। देखो सिल्वर अलग हो गई, ब्रोमीन अलग हो गई। काय में यूज होता है? इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। काय में यूज होता था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब होती थी तो उसमें यूज होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। आई बात समझ में? ये वाला एग्जांपल अच्छे से कर लो, ठीक है। अभी अपन देखते हैं आराम से थर्मल वाला, देखते हैं आगे, आई गेस थर्मल आएगा, राइट। देखो थर्मल का एग्जांपल देख लो, क्या है? CaCO3 जैसी ब्रेक हुआ किसमें होगा? CaO प्लस CO2 में, ठीक है सर, एक हो गया। HgO काय में होगा? HgO2 में। सर ये तो बेसिक है, आपने पहले भी बता चाहिए। एक ये है, ये आपको याद रखना है, क्या? FeSO4 फेरस सल्फेट, क्या ये? फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो किसमें बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड और SO2। अपन को कलर याद रखना, ब्राउन ग्रीन, ठीक है। सर आपने यहां फेरस बताया, यहां फेरिक क्यों लिख दिया? यहां फेरस, यहां फेरिक, ऑक्सीडेशन अंतर, ऑक्सीडेशन नंबर में सारा खेल यहां ऑक्सीडेशन नंबर का है। क्या खेल है? जब भी फेरस लिखूंगा मैं, फेरस, जब भी मैंने फेरस लिखा है इसका मतलब क्या हुआ है? फेरस मतलब +2 और फेरिक मतलब +3। याद रहेगी ये चीज, क्या? फेरस मतलब +2, फेरिक मतलब +3। क्या ये? क्या +2 +3? दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मतलब यहां क्या हुआ? यहां ये हुआ कि बेटा देखो Fe अगर है, SO4 यहां लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे वैलेंसी से करते हैं तो ये बड़े बड़े कंपाउंड्स को अपन क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर से कर लेते हैं। दैट इज इजी, फार मोर इजी। क्या होता है? यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर समझो 2 है और SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 ही होता है, -2। क्या होता है? -2। तो बस क्रिस क्रॉस मेथड, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? FeSO4, बस नॉर्मल लिख दिया। यहां पे क्या होगा? FeO2, क्या करेंगे इसको? Fe कितना हो जाएगा? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 रहता है, ऑक्सीजन को तो हमेशा 2 ही रहेगा। क्रिस क्रॉस हुआ, क्या बन गया? Fe2O3। आई बात समझ में? ये नहीं करना 3 से मल्टीप्लाई, O को अपन लिखते, भाई एक काम करो तुम यहाँ ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ठीक है, यही बेटर है तुम्हारे लिए, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं घुसो कि अरे सर 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर देंगे 6, नहीं नहीं, वो नहीं करना। जब भी अपन O2 लिखते हैं, O2 ऑक्सीजन को O2 के ही फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो O2 एक डिस्प्ले का डिस्प्ले का तरीका था, तो क्या होगा? Fe2O3। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन देख लो, वही H2O को ब्रेक किया H2O2 में, इलेक्ट्रोलिसिस बताया था ना मैंने। क्या? ये अपन ने B कर लिया, फिर यहां डाला कैथोड,
ठीक है सर। फिर क्या किया, यहाँ डाला अपन ने एनोड, ठीक है सर। फिर इनको कनेक्ट किया किससे, बैटरी से, ठीक है सर। ये क्या है, कैथोड। कैथोड पे कौन सा साइन रहता है, अपन कम से कम 10 बार पढ़ चुके हैं। क्या कैथोड पे कौन सा साइन रहता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज रहता है सर। यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है सर, ठीक है। अपन ने यहाँ H2O डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। बैटरी कर दी ऑन, क्या होगा, H2O ब्रेक होगा H में और O में, O2 में, H2 और O2 में ब्रेक होगा ना। तो क्या होगा, H पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो O कहां मिल जाएगा, O कहां मिल जाएगा, पॉजिटिव पे O मिलेगा, O O O, नेगेटिव पे H H H मिल रहा होगा। बस सेपरेट कर लिया कि नहीं कर लिया, इजी। चलो नेक्स्ट, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या बताया था भाई, लाइट एनर्जी चाहिए होगी, सनलाइट वाली एनर्जी या लाइट एनर्जी। देखो सनलाइट में क्या हो रहा है, AgCl, Ag और Cl में ब्रेक हो रहा है। एक और क्या था, AgBr, जो आपको याद करने कहा था, क्या Ag प्लस Br में, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर इसको भी पूरा ही लिख दूं क्या, 2 2, ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन हो गई, ठीक है। H2O2 क्या है, परऑक्साइड, क्या है ये, पर ऑक्साइड। किसमें ब्रेक हो गया, H2O में और ऑक्सीजन में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इजी, इजी है कि नहीं है, अभी तक सब कुछ इजी था अभी तक कि नहीं। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 रिएक्शंस पढ़ लिए, कौन कौन से, अपना सबसे पहले क्या था, थर्मल, फिर इलेक्ट्रोलिटिक, देन फोटोकेमिकल। तीनों के एग्जांपल्स याद कर लो। FeSO4 वाला याद रखना, कहां था वो FeSO4 वाला, ग्रीन टू क्या हो रहा था, ग्रीन टू ब्राउन, किसमें था, थर्मल में, याद रखना ये चीज, ग्रीन टू ब्राउन। फेरस फेरिक, +2 +3, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज में क्या, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एनर्जी चेंज में क्या, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, बता चुका हूं दोनों का मतलब। एक्सो बाहर निकल रही होगी, एंडो अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी, राइट। चलो वही लिखा है, रिएक्शन दैट रिलीजेस हीट एनर्जी, ऑफ कोर्स पढ़ चुके हैं अपन, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्लस हीट, ऐसा लिखा होगा। कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसके प्रोडक्ट के पास में हीट, मतलब प्रोडक्ट साइड हीट निकल रही होगी, एरो के राइट हैंड साइड पे निकल रही होगी हीट, राइट। चलो सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज, ऑफ कोर्स भाई बाहर हीट निकलेगी तो सराउंडिंग टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही जाएगा, ठीक है सर। एग्जांपल देख लो, कंबशन। कंबशन, कंबशन का फॉर्मूला किसको याद है, चलो बताओ जल्दी, कंबशन का फॉर्मूला किसको याद है, कमेंट में लिख के बताओ। कंबशन व्हाट इज, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, नहीं आता है तो देख लो, कुछ कर नहीं सकते, पर जिनको आता है कमेंट करो, कम ऑन बताओ कंबशन का फॉर्मूला क्या होता है। चलो देखें कितनों को आता है, क्या आया समझ में, लिखा। एक हिंट दे देता हूं, कंबशन में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन यूज हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन किस साइड रहेगा, रिएक्टेंट साइड, और क्या CO2 रिलीज हो रहा होगा, राइट, किस साइड, प्रोडक्ट साइड। और आप पूरी क्वेश्चन लिखो, ठीक है, अब आप बताना मुझे, ठीक है। चलो कंबशन, बर्निंग फ्यूल्स, मिक्सिंग कॉस्टिक सोडा NaOH विथ वाटर, क्या NaOH को जब आप पानी के साथ मिलाते हो तब भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। चलो एक ये देख लो, क्या लिखा है ये क्या, ये कौन सा रिएक्शन, चलो बताओ ये कौन सा रिएक्शन, बायो वालों बताओ, व्हाट्स दिस रिएक्शन, C6H12O6 + O2, कौन सा रिएक्शन कहलाता है, बताओ बताओ कमेंट में, कौन सा रिएक्शन कहलाता है, C6H12O6 + O2, रेस्पिरेशन। दिस इज व्हाट कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज आपका यूटिलाइज होगा, अब आपको शक्ति देगा, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, CO2 H2O और हीट या फिर एनर्जी, ये निकलता है क्या, CO2 H2O और हीट। जब ये सांस लेने की प्रोसेस है, O2 ली, CO2 छोड़ी, आ रही बात समझ में, ये क्या है,
और अगर इसी को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दोगे CO2 प्लस H2O प्लस हीट या सनलाइट कह लो, क्या बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस। तो क्या रेस्पिरेशन किसका उल्टा होता है, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का उल्टा ही रेस्पिरेशन होता है, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। याद रखना, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक क्या है, एंडोथर्मिक। चलो फिर एंडोथर्मिक देख लेते हैं। रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स हीट, यहां देखो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट। एब्जॉर्ब मतलब रिएक्टेंट में रहेगा ना हीट, तभी तो एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग। तो रिएक्टेंट प्लस हीट, रिएक्टेंट के पास हीट है, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है कोई, ठीक है। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। यहां पे क्या था, कॉस्टिक सोडा, यहां पे अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस H2O। तो ये क्या है प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आई बात समझ में, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस वाला याद रखना है आप। एक याद रखना NaOH प्लस H2O और NH4Cl प्लस H2O, ठीक है, याद रहेंगे इतना। चलो टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ केमिकल, अच्छा रिएक्शन, माय गॉड, रिएक्शंस यही होगा, राइट। इसमें भाई कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स ही हैं, कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल हैं, डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन किया है बस, कुछ नहीं है उसमें। डिकम्पोजिशन के भी अपन देख चुके हैं भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन में CaCO3 भी देख चुके हैं, ठीक है, H2O वाला भी देख चुके हैं, AgCl वाला भी देख चुके हैं, सब एग्जाम्पल्स है। वही एक बार स्लाइड में दे दिया, नथिंग मोर। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से, आपको क्या समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज करना, ठीक है, कि नमन सर वाला आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हो कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू कवर अ पाथ, वो वाला यूज नहीं करना, ठीक है। अपन को डिस्प्लेसमेंट क्या यूज करनी है कि भाई यहां पे A है, यहां B है, प्लस C है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, A डिस्प्लेस हो जाए यहां से यहां, तो क्या हो जाएगा B प्लस AC। आ रही बात समझ में, क्या हो रहा, अगर एक कोई रिएक्टेंट डिस्प्लेस हो जाता है प्रोडक्ट में, डिस्प्लेस मतलब शिफ्ट कर लेता अपना पोजीशन को, तो वो एक मीम नहीं चली थी अक्षय कुमार की, चली थी, वही हो रहा है यहां पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो एग्जैक्ट ये होगा, एग्जैक्ट ये होगा, क्यों, डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, यहां पे क्या होगा, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू C की जगह A की जगह C, CB प्लस AD। आई थिंक ये मीम डबल डिस्प्लेसमेंट को देख के ही बनी होगी। इसका मतलब यहां का यहां का यहां, राइट। AB प्लस CD इज इक्वल्स टू CB प्लस AD। मीम से भी याद रखो, हर चीज से याद रखो, अपन जो दिन भर देखते हैं उनसे सबसे याद रखो यार। मैं तो पता क्या करता हूँ, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं भी सब कुछ देखता हूँ, ठीक है। तो उसमें भी ना कहीं साइंस ढूंढ ही लो कि यार, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है साइंस। आपके चारों तरफ इतनी चीजें हो रही है ना, साइंटिफिक इतनी ज्यादा चीजें हो रही है। अगर आप नॉर्मली बैठे हो तो सोचो, आप सांस ले रहे हो, आप देख रहे हो, आपके विजन में साइंस है, आपके सांस लेने में साइंस है, आप दिमाग में कैसे आपके मेमोरी में सब कुछ जा रहा है, दैट एवरीथिंग अराउंड यू इज साइंस। आप साइंस को कैसे बोरिंग कह सकते हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दो स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं यार साइंस बहुत बोरिंग लगती है या बहुत पढ़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और आपको जानना चाहिए, हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना यार। अगर मेरे सामने कोई किताब रखी है तो वो पढ़ने कैसे बने, दैट इज साइंस। समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज साइंस। आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि यार ये हुआ कैसे। एक वो क्यूरियोसिटी होती है ना, देखो ह्यूमन ब्रेन इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो जीने का कोई सेंस नहीं है। क्यूरियोसिटी जब तक रहेगी यार ये हुआ कैसे, इसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, बना कैसे ये चीज। जब आप पेंटिंग भी कर रहे हो ना, तो वो कलर का मिक्सचर, वो कलर भी किससे बना है, केमिकल से बना है। आर्ट्स वाले लोग जो बढ़िया आर्ट पेंटिंग कर रहे हैं वो केमिकल्स ही तो है। जानो तो वो केमिकल भाई, कलर वो आया कैसे, कलर हमें पिंक क्यों दिख रहा है, हम वो कलर ब्लू क्यों दिख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात,
सब कुछ साइंस है। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो कैलकुलेटर यूज करते हैं उसमें जब मैथ्स है और एक बटन दबाने से वो वहां डिस्प्ले कैसे हो रहा है नंबर, उसको तो पता करो कि डिस्प्ले कैसे हो रहा है वहां पे। दैट इज ऑल्सो साइंस। जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं जो बस किताबी कीड़ा बने हैं कि अरे यार ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी है, केमिस्ट्री में ये ग्रीन हो गया, ये पर्पल हो गया, क्यों हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ो, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ो, ये सब हो रहा है, आंखों से देखो। अगर टीचर्स नहीं करवाते स्कूल्स में, अगर आप लोग हैं या कॉलेजेस में आप लोग हैं, जहां भी हैं आप लोग, अगर बीएससी एमएससी जो भी कर रहे हो, अगर आपको टीचर वो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैं साइंस का नहीं कर रहा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर टीचर आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरी श्रद्धा से नहीं पढ़ा रहा, आपको लग रहा है नहीं यार इसमें कमी, उस टीचर से जाके बोलो कि नहीं सर ये मुझे नहीं आया समझ में, अच्छे से समझाओ, बेटर वे में समझाओ, मुझे देखना है, मुझे इसको एक्सपीरियंस करना है। कॉलेज एंड स्कूल मेक्स योर एक्सपीरियंस वे बेटर। आपको वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, आपको सामने से टीचर से हाथ पकड़ के समझा पाएगा कि देखो ऐसा करना है, समझ रहे हो? तो वो बात अलग है। अभी तो आप इस पे फोकस करो जो एग्जाम है आपका, जो पास में आने वाला है, ठीक है? वन शॉट अपन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे। एक टाइम आएगा जब अपन आराम आराम से भी सब चीजें ले जा रहे होंगे, तो मैं आपको खुद विजुअलाइज करवाऊंगा सारी चीजें कि यार देखो, फील करो सब चीजों को, मेरे साथ बैठो, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि हाँ देखो ऐसा ऐसा होता था। मैं आप एटलीस्ट इमेजेस तो मैं दिखाई दूंगा कि यार ऐसे ऐसे होता है, ये चीजें ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, अपने सराउंडिंग्स में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो वो चीजें, ठीक है? चलो वो टाइम भी जब आएगा तब देखते हैं, अभी तो ये देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने पढ़ी थी एक टाइम पे, जब अपन स्टेट ऑफ मैटर या फिर अपन मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे थे, पढ़ा था ना कि रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे नीचे नीचे लेस रिएक्टिव होते जाती, ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या थे ऊपर? भाई पोटेशियम सबसे ऊपर था, फिर क्या जिंक था, याद है? फिर आयरन था, फिर कॉपर था, याद है सब? सबसे लास्ट में क्या थे? एजी था, अपना एयू था, पीटी था, सब थे ना? ऐसी थी सीरीज, याद हो? नहीं याद तो याद करो, जाओ जल्दी याद करो, पहले ये सब याद करो, ठीक है? याद होना चाहिए, आएंगे भाई क्वेश्चन इसी में, नहीं पे से आएंगे जिनको याद नहीं है, ठीक है? तो ये जो सीरीज है, तो ये क्या है? मोर रिएक्टिव देन व्हाट? देन दिस। इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव है Zn, पर इससे ज्यादा रिएक्टिव है Zn। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते आप रिएक्टिव बन जाते हो, मोर रिएक्टिव। तो क्या कह रहा है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। फॉर एग्जाम्पल ZnCuSO4, देखो Zn ज्यादा रिएक्टिव की Cu, देखो Zn ज्यादा रिएक्टिव की Cu, ऑफकोर्स सर Zn ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? Zn इसको रिप्लेस कर देगा, Zn इसको रिप्लेस कर देगा, यहां चला जाएगा Zn, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। आई बात समझ में कि नहीं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? एक ही डिस्प्लेस हो रहा है, Zn ही जा रहा है, Zn ही गया, मतलब ZnCu डिस्प्लेस हुए, और कोई तो नहीं हुआ, ठीक है सर? नहीं हुआ। अब क्या देखेंगे अपन? डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। यहां का Ag यहां के Na में मिल जाएगा, और यहां का Na यहां के NO3 में मिल जाएगा। क्या Ag यहां के Na को हटा के Cl से जुड़ जाएगा, और Na यहां के Ag को हटा के NO3 से मिल जाएगा, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। आपको दो A B होना चाहिए। अगर यहां पे सिर्फ Ag होता, अगर यहां मैं कह रहा हूं सिर्फ Ag प्लस NaCl होता, तो ये क्या कहलाता? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। पर Ag के साथ क्या? AgNO3 है, AgNO3 है, तो क्या हो गया? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रही है मेरी बात समझ में? आ रही है? ये वाला एग्जांपल अच्छे से कर लेना। AgCl PPT बनाता है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है? AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है भाई। कोई भी रिएक्शन देखो आपको पता होगा कि भाई या तो डिस्प्लेस हो जाएगा या तो जुड़ जाएगा, और डिस्प्लेस वाले आपको अलग ही दिख जाएंगे, दो के फॉर्मेट में। दो के फॉर्मेट में मतलब यार या तो AgNO3 प्लस NaCl है, NaOH होगा, या तो है, या तो फिर AgSO4, ठीक है? ZnSO4, CuSO4, FeSO4, इस टाइप की चीजें लिखी होंगी दो में, मतलब Fe और SO4, Cu और SO4, AgSO4, NaOH, NaCl, AgNO3, ZnSO4, ऐसे दो के कॉम्बिनेशन में जब चीजें लिखी होती है ना, तो आप खुद समझ जाओगे कि यार ये डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन हो रहे होंगे यहाँ पे। बस आपको क्या याद रखना है? कुछ गलत नहीं करवा देना इन द सेंस, मैं कह रहा हूं अगर आप कर दो, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, ठीक है? क्या कि Fe
Fe प्लस ZnSO4, बताओ क्या बनेगा। और यहां बताओ Zn प्लस FeSO4 क्या बनेगा, चलो बताओ, दोनों के कमेंट करो, दोनों में क्या बनेगा, अंतर क्या है। मैं सेंटर में खड़ा हो जाता हूं इसके, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, इन दोनों का आंसर क्या है, चलो बताओ, टेल मी द आंसर, जल्दी पॉज करो, आंसर लिखो, आंसर देखते हैं, चेक करते हैं तुम लोग की कैपेसिटी क्या होगा। Zn वाला देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है, हाँ सर ये तो ठीक है। इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका, FeSO4 प्लस Zn, राइट, ये हो जाएगा। नहीं ये कर मत देना, जिनने हाँ हाँ बोला है ना मेरे साथ कि हाँ सर बिल्कुल सही बता रहे हो आप, यही होगा यही होगा, यहां ये नहीं कर देना गलती से भी, ये मत कर देना। क्यों, क्योंकि आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन इज नॉट मोर रिएक्टिव देन दिस, आयरन इसके लेस रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव ये है, ज्यादा रिएक्टिव कर सकता है डिस्प्लेस, लेस रिएक्टिव नहीं कर सकता। याद रखोगे ये चीज, क्या याद रखोगे कि लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहां क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। याद रखना ये चीज आ सकती है एग्जाम में, प्लीज कीप दिस इन माइंड। हाँ अब और बताओ, Cu प्लस ZnSO4 ये होगा क्या, नहीं होगा सर, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि Cu क्या है, लेस रिएक्टिव देन Zn, Cu क्या नहीं कर पाएगी, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। सेम गोज फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट, सेम गोज फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट, ZnSO4 प्लस CuSO4 है, CuSO4 तो साथ में तो क्या ही करेंगे, अगर कुछ भी है समझो AgCl है, ठीक है, तो क्या होगा, Zn कर देगा इसको डिस्प्लेस, ठीक है, Zn कर देगा इसको, क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस AgSO4, समझ रहे हो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है, पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट में प्लीज कीप दिस इन माइंड, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर हाई रिएक्टिव है तो वो तो कर ही देगा, 100% कर देगा, और दो में से एक हाई और लो तो हो गई है ना। चलो फिर देखते हैं, अरे एक्स्ट्रा बढ़ गई क्या, चलो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई। ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट। इसका कलर थोड़ा गड़बड़ है, ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, लाइट ग्रीन सोल्यूशन, ये आपको रेड और पर्पल, कोई बात नहीं, अपन लिखित पे जाएंगे, ठीक है, अपन इसको ब्लू कर देते हैं, अपन इसको क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ब्लू, अपन ने इसको ब्लू कर दिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई, ब्लू सॉल्यूशन अगर होगा, क्या कह रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लिया अपन ने, क्या लिया, एक अपन ने लिया एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया अपन ने, भरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, क्या भरा अपन ने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है सर। फिर क्या किया, एक आयरन नेल डाल दिया, आयरन नेल मतलब लोहे का कील, लोहे की क्या डाल दी, कील डाल दी, कौन से, ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर है क्या यहाँ पे, ब्राउन 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 ब्राउन, कहाँ मिलेगा अपन को ब्राउन, ये है थोड़ा ब्राउनिश, ठीक है, दिखेगा कि नहीं आई डोंट नो, स्टिल डालेंगे अपन, ठीक है। ये ब्राउन कलर की नेल डाल दी, दिख रही होगी आई गेस, थोड़ी बहुत तो दिख ही रही होगी, तो ये ब्राउन कलर की नेल डाल दी अपन ने, ठीक है, आयरन की नेल डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहां पे ना सिल्वर कलर का होता है ना, आयरन तो अपना सिल्वर कलर का होता है, राइट, तो अपन ने सिल्वर कलर की नेल डाल दी। अब क्या होगा, आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, एक घंटे बाद क्या हो जाएगा, यही टेस्ट ट्यूब जब देखोगे तो इस पे एक लोहे के ऊपर परत चढ़ गई होगी, किसकी, कॉपर की। कॉपर कौन से कलर का रहता है, हल्का सा रेड ब्राउन, हल्का सा रेड ब्राउन कलर का रहता है, कौन से कलर का रहता है, रेड ब्राउन कलर का रहता है, कौन से कलर का रहता है, रेड ब्राउन। अब ऑफ कोर्स रेड ब्राउन तो दिखेगा नहीं, रेड बना देते हैं इसलिए, तो ये कलर का आपको
दिखेगा कि यार रेड ब्राउन हो गया। और आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा आपका? लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। ये अच्छे से याद कर लो। क्या याद कर लो? कि भाई अगर अपन ने लोहा का एक नेल लिया है जो कि अपन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। उस ब्लू कलर के सोल्यूशन में क्या होगा? रिएक्शन कौन सा हो रहा है? देखना ध्यान से, रिएक्शन कौन सा हो रहा है यहाँ पे? आयरन आपने लिया प्लस CuSO4 लिया है आपने। CuSO Fe क्या है? मोर रिएक्टिव है, क्या कर देगा? FeSO4 प्लस Cu। बस, तो Cu की परत चढ़ गई इस पे और FeSO4 का थोड़ा सा सॉल्यूशन बन जाएगा, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो? Cu की लेयर काय पे चढ़ जाएगी? उस नेल पे, और आयरन सल्फेट का ग्रीन सॉल्यूशन, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, और कॉपर की लेयर चढ़ जाएगी। तो आयरन जो नेल है अपना किस कलर का हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। बस, इजी सिंपल। कलर याद करने आपको, कलर तो याद करने पड़ेंगे, कलर का अपन कुछ नहीं कर सकते, कलर आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई याद कर लो एक एग्जांपल, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो, एटम्स रीअरेंज विद इन द मॉलिक्यूल विदाउट एडिशन और रिमूवल। क्या कह रहे हैं? एटम्स जो है रीअरेंज हो जाते हैं एक मॉलिक्यूल में। क्या हो जाते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज मतलब, ये एग्जांपल देखो, ग्लूकोज वाला एग्जांपल दिखाते हैं। ये क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ब्लैक ले लेते हैं अपन। क्या कह रहे हैं? देखो कितने कार्बन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज क्या, जो अपन ने शुरू में नहीं लिखा था, C6H12O6, 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, C6। 12 H होंगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H हो गए। ठीक है, O6 होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है। आया समझ में? ग्लूकोज C6H12O6 क्यों लिखते हैं अपन? ठीक है, ठीक है सर। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीअरेंज, एटम्स रीअरेंज हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल में एटम क्या हो जाएंगे? रीअरेंज। एटम कौन कौन से हैं? C है, O है, H है। C है, O है और H है, 3 ही एटम्स है। तो ये रीअरेंज कर लेंगे। कैसे रीअरेंज कर लेंगे सर? अभी ऐसा स्ट्रक्चर था, ये H जाके मिल जाएगा इसमें और ये H जाके मिल जाएगा इसमें। तो देखो, ये ऊपर वाला C है, ऊपर वाले C में 2 H हो गए, एक H ये हो गया और एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, एक H ये, और O में H मिल गया था, और यहाँ पे क्या, O अकेला बचा तो डबल बॉन्ड लगा लेगा। ज्यादा दिमाग में डालना नहीं है अपन को, कितना याद करना है ये अपन डिटेल में तो पढ़ नहीं रहे। डिटेल होता तो आराम से अभी मैं 15-20 मिनट यही समझाता। ठीक है, अपन को क्या समझना है? ये हुआ क्या? ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनने में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनने में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? मॉलिक्यूल कोई चेंज नहीं हुआ। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या रहेगा? वही C6H12O6 ही रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H12O6 ही रहेगा। इसका भी, पर क्या हुआ? एटम्स चेंज हो गए, एटम्स ने रीअरेंज कर लिया खुद को, बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही H है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ही ऑक्सीजन। राइट, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो बस रीअरेंजमेंट कहलाता है। एक रीअरेंजमेंट यहां देखो भाई, क्या NH4CNO से मिलके बन जाता है ये NH2CO NH2। व्हाट इज दिस? किसका फॉर्मूला भाई? ये पता होना चाहिए, यूरिया। इकलौता ऐसा भाई यूरिया है जिसमें क्या 52% नाइट्रोजन रहता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है, याद रखना, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रहता है यूरिया में। ठीक है, जो अपन फर्टिलाइजर्स की रूप में यूज करते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा NH2CO NH2। कौन सा रिएक्शन? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलो सर, ठीक है। अब देख लो, एडिशनल क्लासिफिकेशन दे रहे हैं रिवर्सिबिलिटी और रीअरेंजमेंट का। देखो एक एग्जांपल देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का, ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज यहां पे हेबर्स प्रोसेस आ गई। हेबर्स प्रोसेस क्या होती है? NH3 बनता है, अमोनिया बनता है हेबर्स प्रोसेस में, याद रखना। कैसे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। बिल्कुल रट लो दिमाग में। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया बनता है किस किस से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। ऑफ कोर्स अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3।
N और H, N काय में रहता है नाइट्रोजन में, H हाइड्रोजन में, सिंपल सी बात है, N और H से ही बन रहा होगा, इजी। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कह रहे हैं, डबल एरो लगाते हो, डबल एरो मतलब ऐसा ऐसा, इसका मतलब क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है और रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट वापस बन सकता है। जैसे कि ये रिएक्शन N2 प्लस H2 से NH3 भी बन सकता है, NH3 को तोड़ के आप H2 और N2 भी बना सकते हो, N2 और H2 भी बना सकते हो, ठीक है। ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल भाई प्रोडक्ट बदल नहीं सकते, कंबशन, आग लग गई राख बन गई, राख से आप वापस वो मटेरियल नहीं बना सकते। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, आपने क्या किया, सॉल्ट बन गया, आप सॉल्ट से वापस से एसिड और बेस नहीं बना सकते, ये कह रहा है। चलो रीअरेंजमेंट देख लो, रीअरेंजमेंट बता ही दिया। आइसोमेरिज्म, आइसोमराइजेशन, अगर अपन के पास और बढ़िया टाइम होता तो आइसोमर्स का एक पूरा चैप्टर है, एक बढ़िया सा सुंदर सा चैप्टर है आइसोमर्स का, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो अपन इतना ही रखेंगे। फोटोकेमिकल देख लो, फोटोसिंथेसिस बता चुका हूं भाई, ठीक है। चलो फोटोकेमिकल, वापस से फोटोकेमिकल जी आ गए, कुछ नहीं हो रहा है भाई फोटोसिंथेसिस वाली। यहां पर एक चीज याद रखना, क्या चीज याद रखोगे, क्या क्या हो रहा होगा यहां पे यूज, सनलाइट, सब किसकी प्रेजेंस में हो रहा होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है बस। और एग्जांपल देख लो, डार्कनिंग ऑफ सिल्वर सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3, O3 से ऑक्सीजन बनता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये बता रहा है वो, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसी को अपन कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसी को अपन, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है सर। चलो क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। देखो इसमें भी अभी थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया, पर पहले में मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है, आराम से समझाया हूँ कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। आपको अगर डिटेल में देखना तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जा सकते हो, इसमें भी थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। देखो पहले ये हटा देता हूँ, ऑयल वॉयल क्या लिखा है, अरे अरे वाह, फ्लो में यही होता है। चलो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन दो चीजों से आप डिटरमाइन कर सकते हो, कौन सी, पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, या गेन ऑफ ऑक्सीजन, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, दो चीजों से। कौन कौन से, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब भाई सोडियम है नॉर्मल, आप इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, क्या बन जाएगा ये, Na+ बन जाएगा, राइट। अपन ने पढ़ा है, देखा है कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, हट जाएगा उसमें से तो Na+ हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है सर। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहां लिख दे, यही लिख देते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, C+O2, CO2, क्या हुआ यहां पे, कार्बन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन गेन हो गया, ऑक्सीजन का गेन हो गया तो क्या बन गया, CO2 बन गया। आ रही बात समझ में, क्या आया कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया, जी सर आया, गेन ऑफ ऑक्सीजन समझ में आया, जी आया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन समझ ले, जी सर बताइए। चलो देखते हैं, H2 क्या था, यहां पे लिख देते हैं, यहीं लिख दे, रिडक्शन वाला रिएक्शन है, यहां लिख देता हूं, H2S प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, HCl प्लस S। चलो यहां क्या हो गया, हाइड्रोजन यहां पे था, हाइड्रोजन का लॉस हो गया, मतलब इसने इसका हाइड्रोजन हटा दिया, सिर्फ सल्फर बचा, तो क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक चीज याद रखना, अपन ये दो उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं, दो अपन रिएक्शंस उठा लेते हैं यहां पे। एक क्या हो गया, H2S प्लस Cl2 प्लस S, एक क्या था, C+O2 CO2, दो रिएक्शन उठा लेते हैं। अब मैंने क्या बताया भाई, S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ,
ऑक्सीडेशन हो गया इसका। CO2 C का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो भी चीज ऑक्सीडेशन करवाती है, ये पहले रिड्यूस्ड था, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था अभी। अगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ रहा है और कोई और चीज इसका क्या करवा रही है, ऑक्सीडेशन करवा रही है, तो कि क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, अगर भाई मैं तुम्हें ट्रेवलिंग करवा रहा हूं तो क्या कहलाऊंगा मैं, ट्रेवलर एजेंट। राइट, तो अगर ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रही है तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में, क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस सिंपल। यहां भी देख लो भाई, इसका ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, यही करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इसी का उल्टा वो हो जाता है रिड्यूसिंग, जो रिड्यूस करवा रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका हो रहा होगा रिड्यूस वो रिडक्शन। बस इजी रहेगा। चलो देख लेते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl है, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, क्या बन जाएगा, Cl माइनस। ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है यार, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के ये सब मेटल्स होंगे, मेटल्स में क्या हो रहा होगा, जनरली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और नॉन मेटल्स में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। जनरली क्या हो रहा होगा, नॉन मेटल्स में रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, जब भी Cl देखो, F देखो, I देखो, ठीक है, O देखो, इन सब में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है सर। इसमें क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा, यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। बिल्कुल इजी है। अगर ऑक्सीडेशन याद है तो रिडक्शन तो रटा होगा, ऑक्सीडेशन कर लो, रिडक्शन अपने आप आपके हाथ में। ठीक है, एग्जाम्पल यहां देख लो, क्या, CuO प्लस H2 इज इक्वल्स टू Cu प्लस H2O कह रहे हैं। क्या कहना है यहाँ पे, CuO इज रिड्यूस्ड। क्या बोल रहे हैं, CuO रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया, देखो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ऑक्सीडाइज क्या होगा, जिसमें आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे होगे, जैसे यहां पे बताओ, यहां पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, H2S हुआ। क्यों हुआ H2S ऑक्सीडाइज, क्योंकि आपने इसका H हटा दिया। ठीक है, यहां पे बताओ ऑक्सीडाइज कौन हुआ, C हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसमें ऑक्सीजन ला दिया। ऑक्सीडेशन की यही कुछ 2-3 वो है पैरामीटर्स। यहाँ पे क्या पैरामीटर है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। देख लेते हैं। CuO में क्या हुआ, रिड्यूस कह रहा है। क्या कह रहा है, रिड्यूस कह रहा है। क्यों कह रहा है, ऑक्सीजन हट गया, यहाँ ऑक्सीजन फ्यूचर में हट गया, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है सर, मतलब CuO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्या बन गया, कॉपर बन गया। ठीक है, H2 में क्या जुड़ गया, O जुड़ गया भाई, तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। बस इजी है कि नहीं है। CuO का किसने किया होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, H2 ने। तो H2 क्या है यहाँ, रिड्यूसिंग एजेंट। और H2 का किसने किया होगा ऑक्सीडेशन, CuO ने। तो CuO क्या है यहाँ पे इसका, यहां देखो CuO क्या है यहाँ पे इसका, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑफ कोर्स। राइट, चलो ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, देख लो यहाँ पे भाई। PbO प्लस H2, क्या PbO से Pb बन रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट गया, क्या हो गया है, रिडक्शन बन गया, रिडक्शन हो गया। PbO का रिडक्शन हो गया, Pb बन गया। ठीक है, H2 में O ऐड हो रहा है, H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है सर। फिर CO2 सेम बता चुका हूं। H2S प्लस Br2 देख लो, H2S में क्या S बन रहा है, H2 हट रहा है, ऑक्सीडेशन। Br2 में H जुड़ रहा है, इसका रिडक्शन। इजी है, इजी। चलो ये तो पेज खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये देखो कुछ और आप कलर से याद रख लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे हो गया अपना, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर देता है बर्न होने के बाद। किसके बाद, बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जब उसको बर्न करोगे तो कौन सा पाउडर देगा, व्हाइट पाउडर देगा। ठीक है, लेड आयोडाइड किस कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है। लेड आयोडाइड येलो कलर। नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स देगा, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी। ये तो मैंने देखी आंखों से,
देखो आंखों से देखिए मैंने, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, ये अपन देख चुके हैं पहले। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का, सिल्वर किस कलर का रहता है, सफेद कलर का, याद रखना इससे, व्हाइट कलर का, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, कॉपर का ऑक्साइड ब्लैक कलर का, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, ये भी देख चुके। कैसे भाई, आयरन है, आयरन में जंग लग जाती है तो किस कलर का, रस्टिंग, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। जंग लगना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन और मॉइस्चर से रिएक्शन, यही तो हुआ, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, ये भी देख चुके हैं पहले। तो ये कुछ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है इसके भाई, बैटरीज में रिडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेटल एक्सट्रैक्शन, फूड डाइजेशन, रस्टिंग, फायरवर्क्स, ये सब अपन देख चुके, ठीक है। फायरवर्क्स क्या है बताओ, केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है, कमेंट करना, है आंसर देना मुझे इसका। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रेंसिडिटी। देखो जब भी आपने ना कोई ऐसे तेल वाली चीज खाई होगी और खा के कुछ दिन, जैसे मम्मी लोग बना देती हैं चूड़ा वगैरह, ये सब नमकीन वगैरह बना के रख देती हैं, पापड़ जैसे समझ लो तला हुआ, तो क्या अगर कुछ दिन तक रखा रहे तो क्या हो जाता है उसमें, हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं तिलांदा, तिलांदा हो गया, ठीक है। क्या हो जाता है उसमें से एक अजीब सा टेस्ट आता है, अजीब सी एक अनडिजायरेबल अनप्लेजेंट फ्लेवर्स आते हैं, ओडर आता है, मतलब स्मेल आती है, ठीक है। तो क्यों, रेंसिडिटी कहलाती है वो, क्या कहलाती है वो, रेंसिडिटी। आज के बाद ये वर्ड यूज करना, क्या रेंसिड हो गया मेरा ये वाला तला हुआ खाना जो भी आप हुआ है वो रेंसिड हो गया, ठीक है। होता क्या है मेन, डिटीरियोरेशन मतलब डिस्ट्रॉय, क्या हो जाता है, ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड, जो भी खाने में फैट और ऑयल डला होता है उसका डिटीरियोरेशन हो जाता है, ठीक है। कॉजेज एंड केमिकल, क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, बता चुका हूं पिछले लेक्चर में क्या होता है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। तो इनके जो फैटी एसिड होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं उनमें फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड अनसेचुरेटेड होता है वो भी, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, बस इतना याद रखना है, क्या होता है वो, रेंसिडिटी, ठीक है। क्यों होता है, जब यार एयर खुले में रख दो, लाइट में रख दो, हीट में रख दो तो ऑक्सीजन अटैक कर देता है उस पर, बस, ठीक है। क्या बन जाता है, हाइड्रोपरऑक्साइड्स बन जाते हैं, हाइड्रोपरऑक्साइड्स बन जाते हैं और फ्री रेडिकल बन जाते हैं, बस, ठीक है। आपको मेन क्या याद रखना है मैं बता देता हूं, ये तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन पे रख दो, लाइट में रख दो, हीट में रख दो, मॉइस्चर में रख दो, तो भाई तेल वाली चीज कैसे खराब होती है सबको पता है, सब घर में खाना खाया है सब, ठीक है। मेन क्या याद रखनी है, एक कि भाई ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है, क्यों, ऑक्सीजन के कारण। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होगी, क्यों, वाटर के कारण, मॉइस्चर पकड़ लेगा, या तो खुले में रख दो तो हवा पकड़ लेगा, ठीक है। अब इन दोनों से बचने के दो ही मेथड है भाई, एक एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BHT, ये डाल दो उसमें, सिंथेटिक होते हैं जो कि, ठीक है, याद रखना पड़ेगा BHA BHT, ठीक है। ये इतना बड़ा नाम याद नहीं भी हो तो BHA BHT एटलीस्ट रख लो, ठीक है। नेचुरल एग्जांपल, विटामिन E डाल दो उसमें, टोकोफेरॉल्स डाल दो, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलो आपको मेन ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, फ्लशिंग विथ इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसी इनर्ट गैस है जो कि आपकी पोटैटो चिप्स, वो फूले फूले रहते हैं ना पोटैटो चिप्स, कहते हैं यार फूला था, निकला कितना सा, इतना सा निकला 2 ग्राम, ठीक है। तो क्या होता है उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस ही तो होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है कि नहीं भाई मैं हूं इसके अंदर, ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए खराब नहीं लगते, खराब नहीं होते। एयर टाइट कंटेनर में रख दो कोई भी खाना तो बस ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, मॉइस्चर जाएगा ही नहीं, तो खराब नहीं होगा खाना, बस ये 2-3 मेथड है। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रख दो, ठीक है। चलो अब आंसर्स कर लेते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूनिवर्सली क्लासिफाइड एज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि क्या है, एक इरिवर्सिबल मतलब प्रोडक्ट तो बन सकती, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता केमिकल चेंज में, बताओ कौन सी है, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में बताया, आंसर इज डी, द बर्निंग ऑफ पेपर। द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgR का जब डिकम्पोजिशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमाइन एज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, किसका एग्जांपल है भाई बताओ, टेल मी,
सनलाइट, याद रखो सनलाइट मतलब फोटोलिसिस। Which of the following statement correctly defines an exothermic reaction? Exothermic reaction का बताओ कौन सा डिफाइन कर रहा है? A reaction where temperature of the system drop, टेम्परेचर घट जाएगा सिस्टम का, या a reaction that involves the absorption of H+ आयन का एब्जॉर्प्शन। तो भाई ये सब तो नहीं पड़ा, टेम्परेचर एक खेल है एक्सोथर्मिक में, चलो ये तो चलो मान सकते होगा, ये तो नहीं होगा। A reaction that requires light energy to proceed, लाइट एनर्जी चाहिए रहती भाई, वो तो फोटोलाइटिक होता है, ये भी नहीं है। A reaction that releases heat energy, रिलीज करता था क्या हीट एनर्जी? एक्सो मतलब एग्जिट मतलब रिलीज, हाँ सर ये तो है। causing the product energy to be lower than, ये है सर बात, राइट। चलो द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बताओ, हेबर्स प्रोसेस के बारे में, इसको किस में क्लासिफाई किया है? डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रीअरेंजमेंट एंड क्या है बताओ? टेल मी व्हाट इज दिस, टेल मी क्या लग रहा है? अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि भाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये पढ़ा था, तो इरिवर्सिबल ये तो काट दो, रिवर्सिबल हो सकता है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो ये था ही नहीं कुछ, बचा क्या? ये कॉम्बिनेशन तो दिख ही रहा है भाई, दो से मिलके एक बन रहा है, तो सीधी बात कॉम्बिनेशन भी है बस। चलो When zinc metal is placed into a solution of copper sulfate, जब जिंक को कॉपर सल्फेट CuSO4, सीधा फॉर्मूला देख रहे हैं वो Zn plus CuSO4, तो a reaction occurs, single displacement is reaction is possible। क्यों पॉसिबल है ये? क्योंकि जिंक इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कॉपर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब सीधी बात मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और कुछ बात नहीं यहां पे, ठीक है? आई बात समझ में? चलो द फॉर्मेशन ऑफ AgCl precipitate फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन, क्या कह रहे हैं? AgNO3 प्लस NaCl मिलके बना रहे हैं AgCl। तो ये क्यों पॉसिबल? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? वाई? बिकॉज, बताओ बिकॉज दिस। चलो in the reaction CuO plus H2, Cu plus H2, the copper oxide is undergoing। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ यहां पे? ऑक्सीजन हट गया है, हट गया है तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा बताओ? ऑक्सीडेशन हुआ क्या? भाई नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ? नहीं हुआ। रीअरेंजमेंट हुआ? नहीं हुआ। रिडक्शन हुआ है भाई, ऑफ कोर्स। चलो विच कंपाउंड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बताओ? पहली बात देख लो, रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन किसका हुआ है? O से Pb बन गया, ऑक्सीजन हट गया, इसका रिडक्शन हुआ है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? C हो जाएगा, सीधी सी बात, राइट? आई बात समझ में? चलो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विच डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में कौन है बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या होता है? तो भाई अपन ने तो ये पढ़ा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ऑक्सीडेशन में, ठीक है, दो हट गए। अब देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट में पहले समझा चुका था, बट चलो इसमें भी देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज और इंक्रीज होने में मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, क्या है सीधी बात? इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, याद रखिएगा, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलो Which of the following process is an example of endothermic reaction? Endothermic मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, हीट एक्सेप्ट कर रहा है, बताओ? बर्निंग ऑफ मीथेन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, मिक्सिंग, क्विकलाइम, फोटोसिंथेटिक। भाई मिक्सिंग क्विकलाइम विद वाटर तो 100% नहीं है भैया, ठीक है? बर्निंग ऑफ मीथेन तो कंबशन रिएक्शन है, इसमें तो हीट निकलेगी बाहर, ठीक है? अब रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस बताओ, चलो कम ऑन फास्ट। किसमें एंडोथर्मिक मतलब क्या हो रहा होगा? हीट मिल रही होगी, ले रहा होगा, उसको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई? एनर्जी बनती है, बाद में निकलती है, हीट निकलती है, यहां पर हीट चाहिए, रेस्पिरेशन एनर्जी चाहिए। चलो द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सीधी बात वो ये कह रहे हैं CuCO3 इज इक्वल्स टू CaO प्लस CO2। ये किसका एग्जांपल है? कौन सी रिएक्शन का है इनमें से? बताओ जल्दी, कौन सा है? चलो
विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्टिंग्विशेस अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम अ फिजिकल चेंज? क्या कह रहे हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश करता है केमिकल रिएक्शन को फ्रॉम अ फिजिकल चेंज? ऐसा क्या है केमिकल रिएक्शन में जो फिजिकल चेंज में नहीं? सीधी बात, फिजिकल चेंज में क्या हो सकता है? एवोल्यूशन ऑफ हीट, ऑफ कोर्स भाई, हीट निकलेगी बाहर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट और गैस, यार ये हो सकता है इनको, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और गैस, प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, राइट। चलो, विच टर्म डिस्क्राइब्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स? ये बताओ भाई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, इधर ही से बता सकते हो, सीधा पढ़ो भी नहीं पूरा, क्या है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। द केमिकल फिनोमिना नोन एज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी बताओ क्या होता है रेंसिडिटी में? बता जल्दी आंसर, क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है क्या फैट का? नहीं सर। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है? नो सर। रीअरेंजमेंट होता है प्रोटीन का? वो भी नो सर। भाई ऑक्सीडेशन होता है अनसैचुरेटेड फैट्स का और ऑयल्स का बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हो गया, फिनिश। ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, आराम से याद करो भाई। इसमें जो मैंने केमिकल वाले शुरू में बताया था, क्या बैलेंसिंग, वो आप प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने 3-4 बताए, पर आपको खुद से प्रैक्टिस करो। उठा लो यार, कोई भी रिएक्शन उठा लो, इतने से आपकी किताब होगी आपके पास, कोई भी रिएक्शन उठा लो, खोल लो, कोई भी रिएक्शन उठाओ, करो आराम से उसको, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।